ऐसे ही बने रहो बस। इसी वीक की और बात है, इसके बाद आपको प्रॉपर हम लोग अपना प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं, उसके बाद आपको देखने मिल जाएगा। और ऐसे ही हम लोग देते रहेंगे इस पे एपिसोड्स को। आपको टेलीग्राम इस समय तो कुछ इशू की वजह से नहीं आ रहा है, इंडिया में इस समय बंद कर दिया गया है। अप्रॉक्स 22 जून को चालू होगा, तो 22 जून को आपको टेलीग्राम फिर से डाउनलोड होने को मिलेगा। नीट के पेपर की वजह से नहीं चल रहा है इस समय, और जिनको प्रॉब्लम हो रही है तो वेट करें कृपया 22 तारीख तक। और हमारा टेलीग्राम का नाम है शैडो एफएम। ग्रुप्स के 2 ग्रुप हैं, 4000 प्लस सब्सक्राइबर है और एक है 1200। तो बाद में सर्च करके आपको मिल जाएंगे ग्रुप्स हमारे, और आप लोग को एप्लीकेशन की लिंक भी मिल जाएगी। तब तक मैं यहीं पर अपलोड करता रहूँगा डेली का। श्याम बड़े उत्साह के साथ बात कर रहा था और उसका व्यवहार बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उसे आरव से गहरी दुश्मनी हो। आरव ने सिर हिलाकर कहा कि तुम मेहनत करो, शायद सफल हो जाओ। श्याम ने अफसोस जताते हुए कहा कि वह आरव शायद मर चुका है, क्योंकि उसके स्वभाव के अनुसार वह आधे साल तक चुप नहीं बैठ सकता था। आरव ने हैरानी से पूछा कि क्या सामने न आने का मतलब मर जाना होता है। श्याम ने हंसते हुए कहा कि आरव बहुत क्रूर है और अगर वह रोज किसी को नुकसान न पहुंचाए तो उसे चैन नहीं मिलता, और इतने बड़े मौके पर वह जरूर आता अगर जिंदा होता। आरव ने उसकी बात मान ली, लेकिन मन ही मन सोच रहा था कि वह तो पहले से ही यहाँ मौजूद है। इसके बाद श्याम लगातार आरव से बातें करता रहा और बाहरी दुनिया की कई खबरें बताता रहा। उसे आरव की पहचान पर जरा भी शक नहीं था, क्योंकि यह हेवनली मिस्ट्री सेक्ट का सीक्रेट रेल्म था और यहाँ कोई भी इतनी बड़ी हिम्मत नहीं करता कि हेवनली सेक्ट के व्यक्ति का रूप धारण करे। ऊपर से आरव की आभा भी सिर्फ नासेंट सोल रेल्म के दूसरे स्तर की थी, जो उसे और भी विश्वसनीय बना रही थी। श्याम को लगा कि वसंत जरूर हेवनली सेक्ट का ही सदस्य है, वरना इतना कमजोर व्यक्ति यहाँ कैसे आ सकता था। वह आरव से और नज़दीकी बनाने की कोशिश करने लगा ताकि सीक्रेट रेल्म के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल सके। आरव ने मुस्कुराते हुए उसे कहा कि अंदर जाने के बाद वह उसके साथ ही रहे, जिससे श्याम बहुत खुश हो गया और उसे लगा कि उसे एक मजबूत सहारा मिल गया है। आरव ने दोस्ती का दिखावा करते हुए कहा कि हम सब भाई हैं। आसपास के कई प्रतिभाशाली लोग ये देखकर जलने लगे कि श्याम को हेवनली सेक्ट का व्यक्ति मिल गया है। कुछ लोगों को शक भी हुआ, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं था। आखिर यह हेवनली सेक्ट का ही क्षेत्र था, यहाँ कोई झूठ बोलकर अपनी जान खतरे में क्यों डालेगा। जब श्याम ने सीक्रेट रेल्म के खतरे के बारे में पूछा तो आरव ने ऐसे जवाब दिया जैसे उसे सब पता हो, और कहा कि थोड़ा बहुत खतरा है लेकिन कुछ खास नहीं। इससे श्याम का भरोसा और मजबूत हो गया। फिर आरव ने यह भी कहा कि अगर उसे कोई खतरा हुआ तो उसका परदादा धर्मराज खुद आकर उसे बचा लेगा। ये सुनकर श्याम का आखिरी शक भी खत्म हो गया। आरव बिना झिझक झूठ बोल रहा था और उसने मन ही मन सोचा कि पहले इस श्याम को किसी सुनसान जगह ले जाकर खत्म कर देगा। उधर हेवनली सेक्ट में जलप्रपात के सामने खड़े धर्मराज ने ये सब देखा तो उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने समझ लिया कि आरव फिर से किसी और का रूप धरकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। वह चाहकर भी उसे रोक नहीं रहा था, क्योंकि उसने पहले ही लखमीर को आरव की मदद करने को कहा था। अंत में उसने सोचा कि 10,000 साल की आपदा आने वाली है, इसलिए वह इन छोटी बातों में नहीं उलझेगा। उधर अंधेरा रास्ता धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा। आरव और बाकी सभी लोग 7 दिन और 7 रात तक उड़ते रहे, तब जाकर उन्हें अंत दिखाई दिया। किसी ने जोर से कहा कि हम पहुंच गए। सभी लोग तेजी से बाहर निकलने लगे और आरव भी अपनी गति बढ़ाकर बाहर आया। उसके पीछे श्याम भी चिपका हुआ था। जैसे ही आरव बाहर निकला उसने महसूस किया कि उस पर बहुत भारी दबाव पड़ रहा है। उसने हैरानी से चारों ओर देखा और पाया कि सिर्फ वही नहीं बल्कि वहां मौजूद हर व्यक्ति इस अजीब स्थिति से चौंक गया था। इस सीक्रेट रेल्म के अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी बाहरी दुनिया से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली थी और यहाँ का दबाव भी बहुत अधिक था। यहाँ के पेड़ पौधे, जंगली जानवर और यहाँ तक कि आसमान में चमकता सूरज भी बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग था। आरव ने महसूस किया कि यहाँ के नियमों की आभा अलग है। उसके शरीर के अंदर मौजूद एनलाइटनमेंट सीड चमक उठा और उसे समझ आने लगा कि यह स्थान पूरी तरह से अलग है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह इस जगह के अनुरूप नहीं है, जैसे उसमें कुछ कमी है। तभी उसे समझ आया कि यह एक पूर्ण संसार है, जबकि 9 प्रोविंसेस के नियम अधूरे हैं। इस कारण उसे यहाँ असहजता महसूस हो रही थी। श्याम ने उत्सुकता से पूछा कि आरव को क्या समझ आया, लेकिन आरव ने बात टाल दी। इस बीच बाकी सभी प्रतिभाशाली लोग अलग अलग दिशाओं में चले गए। आरव ने श्याम से कहा कि वह उसके साथ चले, क्योंकि उसे एक खास जगह के बारे में पता है। श्याम बहुत खुश हुआ और तुरंत मान गया।
आरव ने ध्यान से देखा कि राजेश, विराज और बाकी लोग किस दिशा में गए। साथ ही उसने रेड विच पर भी नजर रखी, लेकिन अभी अपनी पहचान उजागर करना उसके लिए खतरनाक था क्योंकि वे सभी शक्तिशाली लोगों से घिरे हुए थे। आरव ने श्याम को एक सुनसान दिशा में ले जाना शुरू किया। रास्ते भर श्याम उससे बातें करता रहा और अपनी सारी जानकारी साझा करता रहा। उसने बताया कि समृद्धि पिछले 6 महीनों से बाहर नहीं आई है और अनाइलेशन अलायंस में उसका ऑस्ट्रिच क्लैन भी शामिल हो गया है। वह बार बार आरव को गालियां देता रहा और कहता रहा कि अगर वह जिंदा मिला तो उसे बुरी तरह सजा देगा। आरव ये सब सुनकर अंदर ही अंदर मुस्कुराता रहा। 3 दिन तक दोनों साथ चलते रहे और आखिरकार आरव उसे एक सुंदर लेकिन सुनसान जंगल में ले आया। वहां कोई खास चीज नहीं थी। श्याम ने पूछा कि यहाँ क्या खास है। आरव ने हंसते हुए कहा कि अगर वह मर जाए तो उसे यहाँ दफनाया जा सकता है। श्याम ने इसे मजाक समझा और हंसकर जवाब दिया, लेकिन तभी आरव ने कहा कि वह उसकी यह इच्छा अभी पूरी कर देगा क्योंकि वह मरने वाला है। श्याम चौंक गया और सतर्क हो गया। तभी आरव ने अपना असली रूप दिखा दिया और कहा कि वही आरव है। ये देखकर श्याम हैरान रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि आरव इतनी हिम्मत करेगा कि हेवनली सेक्ट के व्यक्ति का रूप धारण करे। आरव ने बिना देर किए उस पर हमला कर दिया। श्याम ने पूरी ताकत से मुकाबला किया लेकिन वह आरव के सामने कमजोर पड़ गया। आरव के एक ही प्रहार से उसका शरीर लगभग नष्ट हो गया और उसका सिर भी अलग हो गया। तुरंत उसका प्राइमोर्डियल स्पिरिट शरीर से निकलकर भागने लगा। श्याम समझ गया था कि वह आरव को हरा नहीं सकता, इसलिए उसने भागने का फैसला किया, लेकिन आरव ने उसका पीछा किया। फिनिक्स टेक्निक की गति बहुत तेज थी, लेकिन ऑस्ट्रिच क्लैन की खास क्षमता जमीन के अंदर भागने में थी। श्याम का आत्मा जमीन के अंदर घुसकर तेजी से भागने लगा और आरव उसके पीछे भी ठीक से नहीं पहुंच पाया। 2 घंटे तक पीछा करने के बाद भी वह उसे पकड़ नहीं पाया और आखिरकार श्याम भाग निकला। आरव गुस्से में था क्योंकि अब ये खबर फैल सकती थी कि वह सीक्रेट रेल्म में मौजूद है। उसने सोचा कि अब उसे जल्दी से अपनी ताकत बढ़ानी होगी। उसके पास हजारों प्राचीन वस्तुएं और 3 क्लोन्स थे जिन्हें मिलाकर वह अपनी शक्ति कई गुना बढ़ा सकता था। रास्ते में उसे कई दुर्लभ जड़ी बूटियां दिखीं, लेकिन उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। वह सीधे एक खतरनाक समुद्र की ओर गया जहां विशाल और भयानक समुद्री जीव रहते थे। उसने सोचा कि सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित होती है। वह सीधे समुद्र में कूद गया और गहराई में जाकर उसने एक जगह बनाई। वहां उसने अपने आसपास के सभी समुद्री जीवों को दबा दिया जिससे वे डरकर भाग गए। फिर वह और गहराई में जाकर चट्टानों के बीच एक सुरक्षित स्थान बनाकर छिप गया। वहां पहुंचकर उसने गहरी सांस ली और तय किया कि अब वह अपनी शक्ति को पूरी तरह से बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। आरव को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। उसने बड़ी संख्या में प्राचीन अवशेष निकाले और मिरियड मैनिफेस्टेशंस तथा एनलाइटनमेंट सीड को बुलाकर उन्हें अवशोषित और परिष्कृत करना शुरू कर दिया। ये सीक्रेट रेल्म 2 साल तक चलेगा। ये तो बस शुरुआत है और यह सीक्रेट रेल्म बिल्कुल भी साधारण नहीं है। अंदर आने से पहले धर्मराज ने कहा था पिछली पीढ़ियों के शक्तिशाली व्यक्तियों की बची हुई आत्माएं क्या होती हैं और हम लॉस की शक्ति और कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आरव को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह केवल इतना कर सकता था कि खुद को जितनी जल्दी हो सके उतना शक्तिशाली बनाए और फिर सीक्रेट रेल्म के भीतर सभी दुश्मनों को दबा दे। पिछली बार ह्यूमन एम्परस सीक्रेट रेल्म में आरव की ताकत कई गुना बढ़ गई थी। असल में वह समय बहुत खतरनाक था। अगर आरव ने बड़ी संख्या में प्राचीन अवशेष लूटकर उन्हें रिफाइन नहीं किया होता और अगर उसे क्रिम्सन स्काई, डेमन फ्लेम, मूवेबल इमॉर्टल स्टेम और फीनिक्स ब्लड ट्री फ्रूट जैसे अवसर नहीं मिले होते तो शायद वह राजेश और बाकी लोगों को हरा ही नहीं पाता। लेकिन इस बार अलग है। उसके पास 3000 एंटीक्स हैं और 3 ओरिजिनल क्लोन्स भी हैं। सीक्रेट रेल्म के भीतर ऑस्ट्रिच बुरी तरह घायल होकर पृथ्वी के कोर की ओर भाग गया। उसे नहीं पता था कि वह कितनी देर तक भागता रहा, लेकिन जब उसे पीछे से आती हुई हत्या की आभा पूरी तरह गायब महसूस हुई तब जाकर उसने राहत की सांस ली। धतेरे की वो छोटा हरामी आरव भी यहाँ आ गया। श्याम गुस्से से भरा हुआ था। सिर्फ सोचकर ही उसे घिन और डर लग रहा था। वह इतने समय तक उस मनहूस आरव के साथ रहा था और ऊपर से उसने उसके सामने ही उसकी बुराई भी की थी। और फिर सामने वाले की ताकत वह बेहद डरावनी थी। वह खुद ट्रिब्यूलेशन रेल्म के 6ठे स्तर का एक मॉन्स्ट्रस जीनियस था, लेकिन सामने वाले के एक ही वार ने उसके शरीर को तोड़ दिया और उसे अपनी आत्मा के रूप में भागना पड़ा। ये बहुत ही भयावह शक्ति थी। ऑस्ट्रिच के चंगुल से बचने के बाद उसने राहत की सांस ली। आरव से लड़ाई के दौरान उसका स्टोरेज बैग खो गया था, नहीं तो वह कम्युनिकेशन जेड स्लिप के जरिए सीक्रेट रेल्म के अन्य लोगों से संपर्क कर सकता था। आखिरकार एक्सटिंक्शन अलायंस की कई शक्तियां इस सीक्रेट रेल्म में प्रवेश कर चुकी थीं।
इसके बाद श्याम बाहर की दुनिया के लोगों को खोजता रहा। वह ये खबर फैलाना चाहता था कि आरव सीक्रेट रेल्म में आ चुका है। आधे दिन बाद, तुम कह रहे हो कि वह दरिंदा आरव यहाँ है? ये सुनकर विराज की आंखें खून जैसी लाल हो गईं और उसके भीतर हत्या की भावना भर गई। हाँ, उसने मुझ पर घात लगाकर हमला किया और मेरा शरीर तोड़ दिया, लेकिन मैं भागने में सफल रहा, श्याम ने गंभीरता से कहा। वह ये तो नहीं कह सकता था कि उसने आरव से सीधे लड़ाई की और एक ही मौके में हार गया। विराज ने हाथ जोड़कर उसे धन्यवाद दिया और कहा कि वह एंशिएंट ड्रैगन, एलिफेंट, ग्रे फ्लड, क्रोकोडाइल, माइटी बुल, डेमन और कोबरा क्लैन को आरव के बारे में बताएगा। श्याम वहां से चला गया, लेकिन उसके दिल में आरव के लिए गहरी नफरत थी। वह खुद उसे मार नहीं सकता था, इसलिए उसने तय किया कि वह पूरी सीक्रेट रेल्म में आरव की खबर फैला देगा ताकि सब मिलकर उसका शिकार करें। आरव को पहले ही वॉकिंग ट्रेजर कहा जाता था क्योंकि उसने फ्लोटिंग पवेलियन और कई शक्तिशाली विशेषज्ञों से भारी मात्रा में स्पिरिट स्टोन्स वसूले थे। इतनी दौलत का लालच कोई भी नहीं छोड़ सकता था, यहाँ तक कि सबसे बड़े एक्सपर्ट्स भी नहीं। विराज ने नकुल से कहा कि वह उसकी मदद करे। नकुल डेमन लॉर्ड का सबसे शक्तिशाली उत्तराधिकारी था, जिसकी ताकत ट्रिब्यूलेशन रेल्म के 9वें स्तर के शिखर पर थी, बस रिलीज रेल्म से आधा कदम दूर। उसने आरव को मारने की कसम खा रखी थी। अब जब वे सीक्रेट रेल्म में हैं तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी दौरान राजेश को भी खबर मिली। उसके साथ सिंह फैमिली के 2 शक्तिशाली लोग थे। आरव का नाम सुनते ही सबके भीतर हत्या की भावना उभर आई और वे उसकी खोज में निकल पड़े। उन्होंने तय किया कि कंट्रोलिंग कॉल्ड्रन रेल्म के दूसरे स्तर पर जो भी दिखे उसे तुरंत मार देंगे, क्योंकि वही आरव का भेष होगा। बुल डेमन किंग और माइटी बुल डेमन क्लैन के लोग भी गुस्से से भर गए। अब्दुल, जो ट्रिब्यूलेशन रेल्म के 9वें स्तर के शिखर पर था, उसने कसम खाई कि वह आरव को खत्म कर देगा। कोबरा क्लैन के लोग, जिनका आरव से कोई पुराना झगड़ा नहीं था, वे भी उसके खजाने के लालच में उसके पीछे पड़ गए। सोनू और मोनू ने तय किया कि नासन सोल रेल्म के सभी कल्टिवेटर्स को मार दिया जाए। डेमन किंग सेक्ट के मुखबिर और उसके साथियों ने भी यह खबर सुनी, लेकिन वे दिखावे के लिए ही शामिल थे। असल में आरव ने पहले उन्हें स्पिरिट स्टोन्स दिए थे, इसलिए वे सच्चाई छिपा रहे थे। क्रिम्सन विच ने जब ये सुना तो वह चिंतित हो गई और आरव को खोजने जाना चाहती थी, लेकिन केके ने उसे रोक लिया। दूसरी ओर पीकॉक क्लैन की अशी ने भी यह खबर सुनी। उसने आरव का नाम लिया और उसके भीतर हत्या की भावना उभर आई। वह उसे मारना चाहती थी, क्योंकि वह उसे एक बेदिल आदमी मानती थी। अशी समृद्धि की कजिन है। अगर उनके रिश्ते को देखा जाए तो समृद्धि की मां अशी की आंट है। जब से समृद्धि गर्भवती हुई, पीकॉक क्लैन में जिन लोगों को ये खबर पता चली वे पागल हो गए। पहले ही समृद्धि क्लैन की एक शीर्ष प्रतिभा थी और अब जब वह यिनयांग सैक्रेड बॉडी बन चुकी थी तो वह पूरे क्लैन का भविष्य थी। लेकिन वह गर्भवती हो गई और बच्चे का पिता कौन है ये बताने की जरूरत ही नहीं थी, सब समझ सकते थे। वह जरूर वही शापित आरव था। अगर यह कोई और बात होती तो शायद पूरा रेस इतना एकजुट नहीं होता, लेकिन यह ऐसी बात थी जो पूरे रेस के लिए शर्म का कारण थी। जैसे आरव ने माइटी बुल डेमन क्लैन के मांस को रियली डिलिशियस कहा था, दोनों मामलों में नुकसान समान था, कोई फर्क नहीं। शुक्र है कि यह बात फैल नहीं पाई, वरना ब्लू पीकॉक क्लैन की पूरी इज्जत चली जाती। इसलिए एंसेस्टर ने अशी को आदेश दिया कि वह आरव को समृद्धि के गर्भवती होने की खबर दे। आशी बहुत गुस्से में थी। उसे लगता था कि आरव ने उसके ब्लू पीकॉक क्लैन की प्रतिष्ठा को कलंकित किया है। उसे जरूर खत्म किया जाना चाहिए। हालांकि वह कई सालों से एकांत साधना में थी और उसने केवल आरव के कारनामों के बारे में सुना था, इसलिए उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसके हिसाब से आरव के काम बस बेहद दुस्साहसी थे और कोई भी अन्य एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रतिभा ऐसा कर सकता था। सीक्रेट रेल्म के अंदर अराजकता फैल गई। ऑस्ट्रिच की गति बहुत तेज थी। पूरे सीक्रेट रेल्म को पता चल गया कि आरव भेष बदलकर अंदर आया है। ये खबर सुनकर सब पागल हो गए। एक चलता फिरता खजाना, 4 ट्रिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और हेवनली गैंग पवेलियन की नीलामी से जीते हुए अनगिनत खजाने। अगर आरव को पकड़ लिया जाए तो जिंदगी बन जाएगी। अनगिनत लोग शून्य में उड़ते हुए उसकी तलाश करने लगे, अपनी आभा फैलाकर हर जगह खोज रहे थे, लेकिन कई दिनों बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। ये जगह बाहरी दुनिया से अलग थी। अभी सीक्रेट रेल्म में केवल आरव ही नासन सोल स्टेज में था। वह चाहे किसी भी रूप में बदल जाए, यहाँ तक कि दानव या राक्षस बन जाए, फिर भी उसे तुरंत पहचान लिया जाएगा। लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। समुद्र की गहराई में आरव यहाँ भी नहीं है। धतेरे की वह गया कहाँ, चलो उधर देखते हैं। समुद्र के भीतर से आती आवाजें सुनकर आरव हल्का सा मुस्कुराया। जैसा सोचा था मैं फिर से मशहूर हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, बाहर निकलते ही एक एक करके सबका हिसाब करूंगा।
7 दिन और 7 रातें बीत गईं। आरव ने 2000 से अधिक प्राचीन अवशेषों को अवशोषित कर लिया। उसकी आभा कई गुना बढ़ गई और उसका कल्टिवेशन स्तर नासेंट सोल रेल्म के दूसरे स्तर के शिखर से बढ़कर 5वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गया। जैसे जैसे उसका कल्टिवेशन बढ़ता गया, उसे और अधिक प्राचीन अवशेषों की जरूरत पड़ने लगी। 5वें स्तर पर पहुंचते ही उसकी शक्ति में गुणात्मक बदलाव आया। अगर वह बाकी सभी अवशेष भी अब्जॉर्ब कर ले तो उसकी ताकत कम से कम 6ठे स्तर तक पहुंच सकती है, और तब चाहे रिलीज फ्रॉम कैलामिटी रेल्म के लोग सामने आए, वह किसी से नहीं डरेगा। आरव पूरी एकाग्रता से मिरियड मैनिफेस्टेशंस और एनलाइटनमेंट सीड के जरिए अवशोषण और परिष्करण करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा में बदलाव महसूस किया। आरव चौंक गया। उसने तुरंत अपने सामने के प्राचीन अवशेष समेट लिए और अपनी शक्तियों को वापस शरीर में समा लिया। क्या हुआ? उसने सतर्क होकर पूछा। समुद्र का पानी अस्थिर और उथल पुथल होने लगा और उसके दिल में बेचैनी पैदा हो गई। खतरा। आरव को लगा कि कोई शक्तिशाली दुश्मन उसे मारने आ रहा है, लेकिन उसे कोई जीवित प्राणी महसूस नहीं हुआ। अगले ही पल उसके सामने समुद्र में लहरें उठीं और धीरे धीरे काले कवच वाले योद्धाओं का रूप लेने लगीं। ये योद्धा बहुत बड़ी संख्या में थे। उनके कवच खाली थे, लेकिन उनमें हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। इनमें जीवन के कोई संकेत नहीं है। आरव का चेहरा गंभीर हो गया और वह लड़ाई के लिए तैयार हो गया। ये काले कवच वाले योद्धा शक्तिशाली आभा छोड़ रहे थे, लेकिन उनमें जीवन नहीं था। वे लगातार बनते गए। 100, 300, 5000, 10,000। जब उनकी संख्या 10,000 तक पहुंची तब जाकर उनका बनना रुका। समुद्र धीरे धीरे शांत हो गया। ट्रायल पहला चरण शुरू होता है। अचानक सभी काले कवच वाले योद्धा एक साथ बोले। उनकी आवाजें अलग अलग थीं, मानो उनमें जीवन हो, लेकिन आरव जानता था कि उनमें कोई जीवन नहीं है। परीक्षा। आरव बुदबुदाया। उसे अंदाजा हुआ कि ये शायद वही शक्तिशाली लोगों की आत्माएं हैं जिनका जिक्र धर्मराज ने किया था। अगले ही पल ये सभी योद्धा हत्या की भावना के साथ आरव पर टूट पड़े। आरव ने गहरी सांस ली। इस स्थिति में उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे इन सभी काले कवच वाले योद्धाओं को मारना ही होगा। मारो। आरव के दोनों हाथों में हेवनली पनिशमेंट और अर्थली डिस्ट्रक्शन प्रकट हो गए। समुद्र की गहराई में वह मौत के देवता जैसा दिख रहा था। ये काले कवच वाले योद्धा सभी ओपनिंग सी रेल्म में थे। हालांकि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी संख्या में थी। बहुत सारी चींटियां भी एक हाथी को गिरा सकती हैं, यह एक आम कहावत है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। आरव ने जो आभा छोड़ी वह बेहद भयावह थी, जिससे गहरे समुद्र का पानी तक वाष्पित होने लगा। उसकी हर एक ब्लेड की वार से ये काले कवच वाले योद्धा टुकड़ों में बिखर जाते थे। उसकी हर तलवार के वार से ये योद्धा बड़ी संख्या में छिटक जाते थे। बूम बूम बूम। 10,000 काले कवच वाले योद्धाओं का सामना करते हुए आरव असाधारण उग्रता से लड़ा और पूरी तरह दुश्मनों पर हावी हो गया। ये काले कवच वाले योद्धा जल्दी ही परास्त हो गए। हर बार जब आरव किसी काले कवच वाले योद्धा को खत्म करता तो उनके कवच के भीतर से निकलने वाली नीली चमक धीरे धीरे फीकी पड़ जाती। काला कवच भी अपनी जीवंतता खो देता और कठोर निष्क्रिय हो जाता। 15 मिनट बाद आरव ने सभी काले कवच वाले योद्धाओं को मार गिराया। ये योद्धा धीरे धीरे विलीन होकर समुद्र के पानी में मिल गए और नजरों से गायब हो गए। उसी समय एक सुन्न और खोखली आवाज आरव के कानों में गूंजी। फर्स्ट लेवल पास्ट। आरव ने गहरी सांस ली, हेवनली पनिशमेंट एंड अर्थली डिस्ट्रक्शन तकनीक को समेट लिया, चारों ओर नजर डाली और सिर हिलाया। मुझे एक नई जगह ढूंढनी होगी जहां मैं एकांत में जा सकूं। उसके कारण जो हलचल हुई थी उससे आसपास का क्षेत्र पूरी तरह नष्ट हो गया था। अभी अभी जो काले कवच वाले योद्धा प्रकट हुए थे, संभवतः आरव वही परीक्षाएं झेल रहा था जिनका जिक्र धर्मराज ने किया था। हालांकि वे योद्धा निर्जीव थे, लेकिन उनकी ताकत वास्तव में ओपनिंग सी रेल्म के स्तर की थी। क्या पहला स्तर सच में इतना कठिन था? आरव ने खुद से बुदबुदाया और अंतिम चुनौती को लेकर उत्सुक हो गया। साथ ही हर स्तर की परीक्षाएं कब आएंगी? क्या उनका कोई निश्चित पैटर्न है? आरव उस समुद्री क्षेत्र से दूर चला गया। इस बार उसने गहरे समुद्र में जाने के बजाय भूमि की ओर रुख किया। अगर अभी की लड़ाई जमीन पर होती तो आरव अजूर फ्लेम टेक्निक का इस्तेमाल करके उन्हें पूरी तरह नष्ट कर सकता था। अजूर फ्लेम टेक्निक आग को नियंत्रित करने की एक दिव्य कला है। क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम प्राप्त करने के बाद आरव ने हेवनली गैंग पवेलियन की नीलामी में कई विचित्र अग्नियों को हासिल किया और उन्हें एक साथ मिलाकर परिष्कृत किया। अब उसके भीतर मौजूद अग्नियां अत्यंत भयावह थीं। ये हेवनली सेक्ट में 6 महीने की साधना के दौरान उसकी प्राप्तियों में से एक थी।
और अब भूमि पर आकर साधना करना ये भी दिखाता है कि आरव को अपने ऊपर पूरा भरोसा है। हालांकि नासेंट सोल रेल्म के 5वें स्तर का प्रारंभिक चरण ज़्यादा मजबूत नहीं होता, लेकिन संभवतः इस गुप्त क्षेत्र में कोई भी उसे हरा नहीं सकता। फिर भी इस बार वह धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता था। अजेय हुए बिना वह बाहर नहीं निकलेगा। इस गुप्त क्षेत्र में आरव के अलावा बाकी सभी को भी ऐसी ही परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। अनगिनत काले कवच वाले योद्धा प्रकट हुए और उन पर भीषण हमला किया। आरव के लिए जीत आसान थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दूसरों के लिए भी वैसा ही हो। गोलू, राजेश, मोजिंग, युआन और विराज जैसे युवा प्रतिभाशाली योद्धा काफी मजबूत थे, लेकिन उनका प्रशिक्षण समय कम था। इस तरह के भीषण हमले ने उन्हें कुछ हद तक चौंका दिया। हालांकि अंत में सब कुछ बिना किसी बड़े हादसे के ठीक रहा। क्रिम्सन स्पिरिट ड्रैगन धीरे धीरे अपने मूल रूप से मानव रूप में बदल गया। उसके चेहरे पर ठंडा और कठोर भाव था। युवा पीढ़ी में आरव को छोड़कर क्रिम्सन स्पिरिट ड्रैगन निस्संदेह सबसे मजबूत था, लेकिन गोल्डन विंज्ड रॉक कबीले ने अलायंस टू अनाइलेट मॉर्टल्स में भाग नहीं लिया था, इसलिए उसे आरव के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने की खबर थोड़ी देर से मिली। धतेरे की आरव, मैं आ रहा हूँ, एनके ने दांत पीसते हुए कहा और इन काले कवच वाले योद्धाओं को कुचलने के बाद आरव को ढूंढने निकल पड़ा। शांत रहो, क्रिम्सन डेमन लॉर्ड ने गहरी आवाज में कहा और उसका रास्ता रोक लिया। चाचा, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? एनके ने गुस्से में कहा, लेकिन उसने जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। ये गुप्त क्षेत्र खतरों से भरा है। पहली परीक्षा अभी खत्म हुई है, अब हमें यहाँ के अवसरों का उपयोग करके अपनी ताकत बढ़ानी होगी। अगली परीक्षा कभी भी शुरू हो सकती है। लाइफ स्लेइंग रेल्म में प्रवेश का मौका सबसे महत्वपूर्ण है, समझे? क्रिम्सन डेमन लॉर्ड ने गंभीरता से कहा। क्रिम्सन डेमन लॉर्ड, जो 800 साल पहले गोल्डन विंज्ड रॉक कबीले का सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली योद्धा था, अब ट्रिब्यूलेशन रेल्म के 9वें स्तर का शीर्ष विशेषज्ञ बन चुका था। पद के हिसाब से वह एनके का चाचा था, इसलिए क्रिम्सन स्पिरिट ड्रैगन भी उसका सम्मान करता था। ठीक है। आरव से नफरत करने के बावजूद एनके ने उसकी बात मान ली। अंत में उन्होंने पहले अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला किया। बहुत अच्छा, चलो। क्रिम्सन डेमन लॉर्ड ने सिर हिलाया और स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ फेरा। क्रिम्सन स्पिरिट ड्रैगन एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह शांत हो गया। इसी तरह की स्थिति अन्य शक्तियों के साथ भी हो रही थी। नकुल का चेहरा ठंडा था। उसने पलक झपकते ही अपने सामने आए 10,000 काले कवच वाले योद्धाओं को नष्ट कर दिया। यम और उसके साथी भी उतने ही शक्तिशाली थे और उन्होंने भी जल्द ही इन योद्धाओं को हरा दिया। भाई चलो आरव को मारते हैं, यम ने कहा। नहीं, नकुल ने सिर हिलाया। परीक्षा शुरू हो चुकी है, ताकत बढ़ाना सबसे जरूरी है। रास्ते में आरव मिल गया तो उसे जरूर मारूंगा, लेकिन अभी मुझे अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। माइटी बुल, डेमन क्लैन, कोब्रा क्लैन और अन्य कई शक्तियां अभी भी आरव के पीछे पड़ी थीं, खासकर कोब्रा क्लैन के सोनू और मोनू, जिन्हें आरव के खजाने ने पागल बना दिया था। आरव फिर से एकांत साधना में चला गया। उसने 5 दिनों में 1000 से अधिक प्राचीन कलाकृतियों को परिष्कृत कर लिया। उसकी आभा लगातार बढ़ती गई और वह नासेंट सोल रेल्म के 6ठे स्तर के मध्य चरण तक पहुंच गया। उसने आंखें खोलीं, उसकी नज़रें गहरी और अथाह थीं। अब सिर्फ मूल क्लोन बाकी हैं। उसने एनलाइटनमेंट सीड और मिरियड फिनोमिना को वापस अपने शरीर में समेट लिया और स्टार चार्ट में प्रवेश किया। वहां 3 मूल क्लोन मौजूद थे। आरव ने पहली बार अपने क्लोन के साथ विलय करना शुरू किया। जैसे ही उसने नीले प्रकाश स्तंभ को छुआ, वही ऊर्जा जो उसकी अपनी थी उसमें प्रवाहित होने लगी। ये मूल शक्ति और आत्मिक ऊर्जा उसके शरीर में तेजी से समाने लगी। उसकी आभा तेजी से बढ़ी। यह वृद्धि प्राचीन कलाकृतियों को अवशोषित करने से भी तेज थी। कुछ ही समय में उसने तीनों मूल क्लोन को अवशोषित कर लिया। उसकी शक्ति बढ़कर नासेंट सोल रेल्म के 6ठे स्तर के चरम तक पहुंच गई। 1 दिन और 1 रात तक उसने अपनी शक्ति को स्थिर किया। अंत में आरव मुस्कुराया। उसकी आंखों में हत्या की मंशा झलक रही थी। इस गुप्त क्षेत्र में कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। अब उसने उन सभी शक्तियों को खत्म करने का फैसला किया जो उसके खिलाफ थीं। 1 दिन बाद आरव बिना अपनी आभा छिपाए आगे बढ़ रहा था, तभी 2 लोग उसके सामने आ गए। आरव, तुम कौन हो? आरव ने उन्हें देखा। हा, सच में वही है। सोनू हंसा, उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। हम अमीर हो गए, मोनू ने सोचा। दोनों कोब्रा क्लैन के सदस्य बेहद खुश थे। मोनू तुरंत गायब होकर आरव के पीछे प्रकट हुआ ताकि उसका रास्ता रोक सके। हा, आरव, अपना स्टोरेज बैग दे दो और चुपचाप आत्मसमर्पण कर दो, सोनू जोर से हंसा। आरव ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वे पागल हों। कोब्रा क्लैन सोनू
कोब्रा क्लैन मोनू, कोब्रा क्लैन। आरफ चौंक गया और उन दोनों को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। यह वही जाति थी जिसे आरव सबसे ज्यादा खत्म करना चाहता था ऑस्ट्रिच क्लैन के बाद। हिम्मत कैसे हुई इसकी उसकी औरत पर नजर डालने की? क्या इन्हें पता नहीं राजेश के साथ क्या होगा? हा आरव, भागने के बारे में सोचो भी मत, एक बार हमने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम्हारे पास भागने का कोई मौका नहीं होगा, सोनू ने ठंडे स्वर में कहा। उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। वो हेवनली प्राइड रैंकिंग का एक अनुभवी प्रतिभाशाली था और सोनू की नज़र में आरव जैसा उभरता सितारा बस एक जूनियर से ज्यादा कुछ नहीं था। बिल्कुल सही, स्टोरेज बैग सौंप दो और हम तुम्हें जल्दी मौत देंगे वरना हे। मोनू बेहद उत्साहित था। अगर वे आरव का स्टोरेज बैग छीन लेते तो कोब्रा क्लैन के सबसे बड़े योगदानकर्ता बन जाते। हे, तुम लोग काफी दिलचस्प हो। आरव इतना गुस्से में था कि हंस पड़ा। काफी समय हो गया, इतने बहादुर लोग नहीं मिले थे। सोनू की कल्टिवेशन बहुत ऊंची थी, ट्रिब्यूलेशन रेल्म के 9वें स्तर के शिखर तक। मोनू थोड़ा कमजोर था, लगभग 8वें स्तर की आभा दे रहा था। ये दोनों मुझे लूटने की हिम्मत करते हैं? हे। बच्चे हंस किस बात पर रहे हो? मोनू नाराज हो गया, उसे लगा कि यह शिकार आज्ञाकारी नहीं है और उन पर मजाक कर रहा है। सोनू ने कुछ नहीं कहा लेकिन उसका चेहरा ठंडा हो गया। अफवाह थी कि आरव बेहद निर्दयी है और बिना झिझक मार देता है, लेकिन सोनू और मोनू ने उसे कभी देखा नहीं था। उन्हें लगा कि शायद ये सिर्फ अफवाह है। कुछ नहीं, बस ये सोचकर हंस रहा हूं कि तुम लोग कितने धीमे हो, आरव ने शांत स्वर में कहा, फिर थोड़ी देर सोचकर बोला, सोच रहा हूं कि कोब्रा क्लैन के मांस से बना स्नेक सूप कैसा लगेगा। नालायक, तुम मरने लायक हो। मोनू गुस्से से पागल हो गया और तुरंत आरव की तरफ झपटा। स्नेक सूप, यह उसके कोब्रा क्लैन के लिए सबसे बड़ा अपमान था। सोनू के शरीर से हत्या का इरादा झलक रहा था लेकिन उसने खुद हमला नहीं किया। उसके हिसाब से सिर्फ मोनू ही आरव को संभालने के लिए काफी था। हे, अगर मैं मरने लायक भी हूं तो भी मुझे मारने का हक तुम्हें नहीं है, आरव ने ताना मारा। उसका चेहरा शांत था लेकिन जैसे ही मोनू पास आया उसकी आंखों में हत्या की चमक आ गई। मोनू का सिर अपने असली रूप में बदल गया, विशाल आकार में मुंह से तेज दांत बाहर निकले। यह उसकी जाति की खास हमला तकनीक थी। आरव की बदनामी के कारण मोनू जरा भी लापरवाह नहीं था। उसके दांतों में जहरीला विष था। अगर आरव काट लिया जाता तो उसका शरीर लकवाग्रस्त हो जाता और वह आध्यात्मिक शक्ति इस्तेमाल नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही वह पास आया और अपना खून से भरा मुंह खोला, आरव ने ठंडे स्वर में हंसते हुए अपना दाहिना हाथ घुमाया और सीधे उसके सिर पर थप्पड़ मारा। आह पफ, मोनू दर्द से चिल्लाया। आरव के एक थप्पड़ से वह खून उगलने लगा, उसके दोनों दांत उड़ गए और उसका शरीर जमीन पर जा गिरा। बस इतना ही, आरव ने ताना मारा। उसे लगा कोब्रा क्लैन ज्यादा समझदार नहीं है, इतनी सी ताकत लेकर मरने चले आए। ये सोनू दंग रह गया। मोनू ने अभी पूरी ताकत लगाई थी फिर भी एक थप्पड़ में उड़ गया। ठीक नहीं, सोनू बुदबुदाया। उसे याद आया कि आरव के बारे में कहा जाता है कि वह ऊंचे स्तर वालों से भी लड़ सकता है। अब जब वह नासन सोल रेल्म के 6ठे स्तर के शिखर पर पहुंच चुका है, उसकी ताकत कितनी भयानक होगी। मोनू जमीन पर गिरकर बेहोश जैसा हो गया था। आरव के साधारण दिखने वाले थप्पड़ ने उसका शरीर, हड्डियां और मेरिडियन सब तोड़ दिए थे। सोनू समझ गया कि हालात खराब हैं, यह कोई साधारण इंसान नहीं है। उसने तुरंत भागने का फैसला किया। हे, भाग रहे हो, आरव ने ताना मारा और फीनिक्स टेक्निक इस्तेमाल कर पलक झपकते ही उसके सामने आकर रास्ता रोक लिया। क्या तुम सच में जान की बाजी लगाना चाहते हो? सोनू ने धमकी दी। जान की बाजी? आरव हंस पड़ा। तुम ही मुझे पीछा कर रहे थे और अब मुझसे ये बात कर रहे हो? इसके बाद आरव ने हमला कर दिया। फीनिक्स प्रकट हुआ और वह बिजली की तरह सोनू पर टूट पड़ा। सोनू ने भी अपना असली रूप धारण किया, हजारों फीट लंबा विशाल सर्प। लेकिन आरव जरा भी नहीं डरा, उसने सीधे उसके सिर पर मुक्का मारा। बूम! दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। कुछ ही पलों में दर्जनों वार हुए। आखिरकार आधा पर आधा फफ सोनू भी आरव के एक मुक्के से उड़ गया, उसका शरीर टूट गया। मोनू ने ये देखा और उसका दिल डूब गया। यह आरव कोई इंसान नहीं, एक राक्षस है। लेकिन अब भागने का कोई मौका नहीं था। आरव नीचे आया और एक हाथ के इशारे से मोनू को दबा दिया, फिर दोनों को साथ में फेंककर उनकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट्स को सील कर दिया। तुम क्या चाहते हो? सोनू चिल्लाया। हम कोब्रा क्लैन से हैं, हमें मारोगे तो पूरे क्लैन से दुश्मनी होगी। हाँ, ये गलतफहमी है, हमें छोड़ दो, मोनू भी डर कर बोला।
हे क्या तुम्हें लगता है मैं धमकियों से डरता हूँ? आरव हंसा और उनकी ओर बढ़ा। दोनों डर गए। दूर रहो, तुम क्या करने वाले हो? लेकिन आरव ने कुछ नहीं किया, बस उनके स्टोरेज बैग्स ले लिए। इतने गरीब, आरव ने नापसंदगी से कहा। सोनू और मोनू का चेहरा काला पड़ गया। लूटकर उन्हें गरीब भी कह रहा है। असल में वे गरीब नहीं थे बस आरव बहुत अमीर था। फिर आरव मुस्कुराया और बोला, मैंने कहा था ना स्नेक सूप बनाऊंगा, और उसने सोनू के शरीर का निचला हिस्सा काट दिया। सोनू दर्द से चिल्लाने लगा। आरव ने आयरन फर्नेस निकाला और सच में सूप बनाना शुरू कर दिया। जल्दी ही सूप तैयार हो गया। आरव ने चखा, थोड़ा बदबूदार है, स्वाद भी ठीक नहीं। ये सुनकर सोनू गुस्से से कांप गया। फिर आरव ने मोनू की तरफ देखा और उसका भी शरीर काटकर मांस भूनने लगा। स्वाद चिकन जैसा है लेकिन मांस सख्त है। फिर उसने पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? मोनू चुप रहा। आरव ने तलवार से वार किया, बोलोगे या नहीं? मैं 524 साल का हूँ, मोनू डरकर बोला। 500 साल से ज्यादा, आरव ने होंठ से कोड़ लिए। इसीलिए मांस इतना पुराना है। अगली बार छोटे सांप पकड़ूंगा। कोबरा क्लैन के ये दोनों दानव कब कभी इतनी बेइज्जती झेल चुके थे, या यूं कहें कि कोबरा क्लैन को कभी इस तरह अपमानित किया गया था। आरव तो यहाँ तक सोच रहा था कि कुछ छोटे सांप पकड़कर भी चख कर देखे। क्या उसे ऐसी बातें कहने के बाद अपनी जुबान कटने का डर नहीं है? लेकिन ये सब सोनू और मोनू के मन की असली बातें थीं, जिन्हें वे अब जाहिर करने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि वे इस समय आरव के हाथों में बंधक थे और उन्हें डर था कि अगर उन्होंने कुछ गलत कह दिया तो आरव उन्हें तुरंत मार देगा। आरव ने भुने हुए सांप के मांस के 2 कौर खाए, उसे बेस्वाद पाया और फेंक दिया। फिर उसने बचा हुआ स्नेक सूप भी गिरा दिया और आयन अल्केमी फर्नेस को वापस अपने स्टोरेज बैग में रख लिया। फिर बोला कि तुम्हें जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं है, और उसने कोबरा क्लैन के इन दोनों सदस्यों को मारने का इरादा बना लिया। आरव को हत्या के इरादे से अपनी ओर आते देखकर सोनू और मोनू की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वे अच्छी तरह जानते थे कि ये दुष्ट सितारा कितना निर्दयी है। उन्हें पहले ही पता था कि यह कुछ भयानक करेगा। आरव ने थूकते हुए कहा कि ये लोग उसकी औरत पर हाथ डालने की हिम्मत करते हैं, और हेवनली पनिशमेंट स्वॉर्ड निकालकर उन्हें काटने ही वाला था। तभी मोनू घबराकर चिल्लाया कि हमें मत मारो। सोनू भी जल्दी से बोला कि तुम हमें नहीं मार सकते, हम कोबरा क्लैन के सदस्य हैं, और अगर तुमने हमें मार दिया तो ये पूरे कोबरा क्लैन से दुश्मनी मोल लेने जैसा होगा। आरव हंस पड़ा और बोला कि तुम मुझे धमका रहे हो, ये तो और बड़ा अपराध है। उसने हेवनली पनिशमेंट स्वॉर्ड ऊंचा उठाया और उन्हें जिंदा काटने का इरादा किया। आरव को अब किडनैपिंग और फिरौती में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी, क्योंकि उसके पास पहले से बहुत स्पिरिट स्टोन्स थे, इतने कि वह आराम से खर्च कर सकता था। और आगे चलकर जब उसकी ताकत ट्रिब्यूलेशन रेल्म तक पहुंच जाएगी, तो वह पूरे 9 प्रोविंसेस में बेफिक्र घूम सकेगा। तब उसे स्पिरिट स्टोन्स की क्या ज़रूरत होगी? तभी अचानक सोनू ने जैसे कुछ याद किया और चिल्लाकर कहा कि तुमने अभी अपनी औरत की बात की थी, लेकिन वह हम नहीं थे। इसमें और भी सच्चाई है। आरव थोड़ा चौंका। उसने तलवार नहीं चलाई और गंभीर स्वर में पूछा कि क्या मतलब है? आरव ने पहले भी सुना था कि कोबरा क्लैन और ऑस्ट्रिच क्लैन दोनों ने पीकॉक क्लैन से शादी का प्रस्ताव रखा था और समृद्धि से विवाह करना चाहते थे। क्या इसमें कुछ और भी है? आरव के रुकते ही सोनू को जैसे सहारा मिल गया, और उसने जल्दी से कहा कि हमारे क्लैन का समृद्धि से विवाह का असली मकसद शादी करना नहीं है। ये सुनकर आरव का चेहरा काला पड़ गया, और उसने कहा, पूरी बात बताओ। उसे लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है। सोनू ने दांत भींचकर कहा कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं सच बताऊंगा। ये सुनकर बगल में खड़ा मोनू घबरा गया और बोला कि नहीं, हम ये बात नहीं बता सकते। आरव की आंखें सिकुड़ गईं, और उसने तलवार से वार कर मोनू के बचे हुए शरीर को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिससे उसकी आत्मा की रोशनी लगभग बुझ गई। आरव ने ठंडे स्वर में कहा कि एक शब्द और बोला तो मर जाओगे। मोनू डर के मारे चुप हो गया। आरव ने सोनू की ओर देखा और कहा, सच बताओ। अगर बात काम की हुई तो तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। सोनू ने कहा कि बात बहुत कीमती है, लेकिन पहले कसम खाओ कि सच बताने पर मुझे नहीं मारोगे। आरव ठंडे स्वर में बोला कि मानो या न मानो, मैं अभी तुम्हें मार सकता हूँ, और बाहर जाकर पूरे कोबरा क्लैन को खत्म कर दूंगा। तब खुद ही सच पता चल जाएगा। आरव की हत्या की भावना फिर भड़क उठी। आखिरकार सोनू ने दांत भींचकर फैसला किया और बोला कि ब्लू पीकॉक क्लैन के साथ विवाह का प्रस्ताव हमारे कोबरा क्लैन के पूर्वज के पोते सरस ने रखा था। अफवाह यह है कि कोबरा क्लैन को समृद्धि की असाधारण प्रतिभा और उसके यिन यांग सेक्रेड बॉडी में रुचि है,
और वे शादी के जरिए उसे अपने पक्ष में लाना चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। असलियत यह है कि हमारे पूर्वज उसकी प्रतिभा और उसके यिन यांग सेक्रेड बॉडी को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन उसे अपने पक्ष में लाने के लिए नहीं, बल्कि अपने पोते सरस से उसे निगलवाने और उसके शरीर की शक्ति को अवशोषित करवाने के लिए। लेकिन ब्लू पीकॉक क्लैन ने इस प्रस्ताव को सख्ती से ठुकरा दिया, और पीकॉक एंसेस्टर किसी भी कीमत पर इस विवाह के लिए तैयार नहीं हुआ। इसलिए योजना लागू नहीं हो सकी। लेकिन हमारे पूर्वज ने हार नहीं मानी। सीक्रेट रेल्म में प्रवेश करने से पहले हमारे पूर्वज ने किसी को पीकॉक क्लैन में गुप्त रूप से भेजा और पता लगाया कि पीकॉक एंसेस्टर हर 300 साल में एक बार 1 साल के लिए एकांतवास में जाता है, और उस दौरान वह तब तक बाहर नहीं आता जब तक क्लैन पर विनाश का संकट न हो। इसलिए हमारे पूर्वज ने योजना बनाई कि अगली बार जब पीकॉक एंसेस्टर एकांतवास में जाएगा तो वह खुद ब्लू पीकॉक क्लैन में घुसकर समृद्धि का अपहरण करेगा और सरस से उसे रिफाइन करवाकर उसके यिन यांग सेक्रेड बॉडी की शक्ति हासिल करेगा। ये कोब्रा क्लैन की सबसे बड़ी साजिश थी। ये सुनकर आरव की आंखें खून से भर गईं और उसका हत्या का इरादा और भी भड़क उठा। उसने पूछा कि पीकॉक एंसेस्टर कब एकांतवास में जाएगा। सोनू ने जल्दी से कहा कि लगभग 1.5 साल बाद, और इसी वजह से सरस हेवनली मिस्ट्री सेक्ट के सीक्रेट रेल्म में नहीं आया। आरव बुदबुदाया कोब्रा एंसेस्टर और सरस और उसकी हत्या की भावना बेकाबू हो गई, जैसे आसपास का माहौल ठंडा हो गया हो। इससे सोनू और मोनू दोनों कांप उठे। आरव ने मन ही मन तय किया कि सीक्रेट रेल्म से बाहर निकलते ही वह कोब्रा एंसेस्टर और सरस को चूर चूर कर देगा। लेकिन अभी वह सिर्फ यही प्रार्थना कर सकता था कि समृद्धि सुरक्षित हो। सीक्रेट रेल्म अभी लंबे समय तक खत्म नहीं होगा और वह अभी बाहर नहीं जा सकता। तभी सोनू ने डरते हुए पूछा कि मैंने सब सच बता दिया, क्या अब तुम मुझे छोड़ सकते हो? उसे डर था कि आरव वादा तोड़कर उसे मार देगा। आरव ने ठंडी नज़र से देखा, सांस छोड़ी, स्पिरिट बीस्ट पाउच निकाला और अपने भीतर की हत्या की भावना को दबाया और कहा कि खुद अंदर जाओ। सोनू तुरंत मान गया, क्योंकि अभी जिंदा रहना ही काफ़ी था। आरव ने उसे स्पिरिट बीस्ट बैग में बंद कर दिया और फिर मोनू की ओर देखा। मोनू डर से चिल्लाया कि मुझे मत मारो, लेकिन आरव ने बिना देर किए उसे लगभग मरने की हालत में छोड़ दिया और ठंडे स्वर में कहा कि यह तुम्हारा दोष है कि तुम कोब्रा क्लैन से हो। फिर उसने क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम का उन्नत रूप निकाला और मोनू को जलाकर राख कर दिया। अब आरव के दिल में कोब्रा क्लैन के लिए गहरा हत्या का इरादा था और वह किसी को नहीं छोड़ेगा। सोनू को जिंदा रखने का कारण वादा निभाना नहीं था, बल्कि इसलिए था ताकि सीक्रेट रेल्म से बाहर निकलने के बाद वह कोब्रा क्लैन तक आसानी से पहुंच सके। आरव ने खुद से कहा कि उसने सोचा भी नहीं था कि कोब्रा क्लैन उसे इतना मजबूर करेगा कि वह और भी ताकतवर बनने का निश्चय कर ले, और अब वह उन्हें दिखाएगा कि वह कितना शक्तिशाली हो सकता है। वे उसकी औरत पर नज़र डालने की हिम्मत करते हैं तो यह मौत को बुलाने जैसा है। मोनू को मारने के बाद भी आरव का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वह ओरिजिनली सीक्रेट रेल्म में शांति से समय बिताना चाहता था और कानून की शक्ति प्राप्त कर लाइफ सेवरिंग रेल्म तक पहुंचना चाहता था। लेकिन कोब्रा क्लैन की योजना सुनकर उसका मन बेचैन हो गया। अब वो कोब्रा क्लैन से नफरत करने लगा था और उसे लगा कि सीक्रेट रेल्म में आए कोब्रा क्लैन के सदस्य कम हैं, क्योंकि वह सबको मारकर अपना गुस्सा शांत करना चाहता था। तभी अचानक दूर से कई रोशनी की धाराएं उसकी ओर आईं। आरव ने उन्हें देखा और कुछ पल के लिए चौंक गया। उधर उन रोशनियों ने आरव को देखते ही गुस्से से भरकर उसकी ओर तेजी से बढ़ना शुरू किया। बुल डेमन किंग जोर से हंसते हुए बोला कि आज आरव की मौत तय है। उसके साथ खड़े अब्दुल और माइटी बुल डेमन क्लैन के दूसरे शक्तिशाली सदस्य भी बेहद उत्साहित थे, क्योंकि आखिरकार उन्हें आरव मिल गया था और वे बदला ले सकते थे। अब्दुल ट्रिब्यूलेशन रेल्म के 9वें स्तर के शिखर का शक्तिशाली विशेषज्ञ था, इसलिए उन्हें हार का कोई डर नहीं था। आरव ने ठंडी हंसी के साथ कहा कि अच्छा हुआ तुम लोग सही समय पर आए, क्योंकि उसे अपना गुस्सा निकालने के लिए किसी की ज़रूरत थी। जहां आरव खड़ा था वहां खून की नदी बह रही थी और मांस की गंध फैली हुई थी। पास में गिरे हुए स्नेक सूप और भुने हुए मांस के अवशेष भी थे। सोनू पहले ही स्पिरिट बीस्ट बैग में बंद हो चुका था और मोनू राख बन चुका था, इसलिए अब्दुल और बाकी लोग सिर्फ ये समझ पाए कि यहाँ लड़ाई हुई थी, लेकिन यह नहीं जान पाए कि आरव ने किससे लड़ाई की थी। बुल डेमन किंग आरव के सामने आकर बेहद उत्साहित होकर बोला कि आज वह उसे मारकर बदला लेगा। अब्दुल आसमान में खड़ा होकर अपनी डिवाइन सोल से आरव को लॉक कर रहा था और एक और शक्तिशाली बुल डेमन पीछे खड़ा होकर उसका रास्ता रोक रहा था। उन्होंने आरव के भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए थे,
क्योंकि उन्हें पता था कि आरव फीनिक्स टेक्निक जानता है और भाग सकता है। आरव ने ठंडी हंसी के साथ कहा कि बुल डेमन किंग सही समय पर आया है, और उसके भीतर की हत्या की भावना फिर भड़क उठी। वह अपने इस बैल भाई को अच्छी तरह पीटकर अपना गुस्सा निकालना चाहता था, लेकिन उसे मारना नहीं चाहता था, क्योंकि इतना अच्छा और स्वादिष्ट बछड़ा पालने के लिए बेहतर है, और बाकी माइटी बुल डेमन क्लैन के सदस्य भी पालने के लिए अच्छे रहेंगे। बुल डेमन किंग हंसते हुए बोला कि आरव अब भी नहीं समझ रहा कि उसकी मौत सामने खड़ी है। तभी आसमान में खड़ा बुल डेमन किंग ठंडे स्वर में बोला कि आरव ने माइटी बुल डेमन क्लैन का अपमान किया है, और आज उसे पीसकर उसका सिर उनके एंसेस्ट्रल हॉल के बाहर 3000 साल तक टांग दिया जाएगा, ताकि उसे मरने के बाद भी शांति न मिले। तू नीच सीओ, तूने मेरे माइटी बुल डेमन क्लैन को शर्मिंदा किया है। आज मैं तुमसे 1000 गुना कीमत वसूल करूंगा। आरव के पीछे खड़ा माइटी बुल डेमन क्लैन का वह राक्षसी प्रतिभाशाली भी बोल उठा। आरव अब माइटी बुल डेमन क्लैन का पूर्ण सार्वजनिक दुश्मन बन चुका था। इस समय अब्दुल अमन और बाकी लोग आरव को पहले से ही मरा हुआ मान रहे थे। उन्हें लगा कि आरव के पास जीतने का कोई मौका नहीं है और भागने की संभावना भी बेहद कम है। आखिर उनके बीच अब्दुल जैसा ट्रिब्यूलेशन रेल्म के 9वें स्तर के शिखर का राक्षसी प्रतिभाशाली मौजूद था। आरव को मारना उनके लिए बहुत आसान काम था। हा, आरव, घुटनों के बल बैठकर मुझे सैकड़ों बार सिर झुकाओ, शायद मैं तुम्हें थोड़ी कम दर्दनाक मौत दे दूं, वरना। बुल डेमन किंग कुछ और बोलना चाहता था, लेकिन आरव ने ठंडे स्वर में उसे बीच में ही रोक दिया और कहा कि चुप रहो तुम बछड़ों, तुम लोग सही समय पर आए हो, मुझे अभी बीफ खाने की इच्छा हो रही थी। ये सुनते ही बुल डेमन किंग गुस्से से दहाड़ उठा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आरव अब्दुल के सामने उसकी इतनी बेइज्जती कर रहा है और यहाँ तक कह रहा है कि वह बीफ खाएगा। क्या वह सच में खुद को अजेय समझता है? अब्दुल और माइटी बुल डेमन क्लैन का दूसरा प्रतिभाशाली सदस्य भी ये देखकर हैरान रह गए। सबको लगा कि आरव पागल हो गया है, लेकिन अगले ही पल आरव ने हमला कर दिया। वो इन लोगों से बहस करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। कोब्रा क्लैन की योजना जानने के बाद वह गुस्से से भरा हुआ था और उसने पूरी ताकत से हमला किया। फीनिक्स का दिव्य रूप प्रकट हो गया, जिसकी गर्जना और पुकार शून्य में गूंज उठी। माइटी बुल डेमन क्लैन के सभी सदस्यों के शरीर बहुत विशाल थे, लेकिन इस समय फीनिक्स का रूप हजारों फीट लंबा था, रंगीन दिव्य प्रकाश से चमक रहा था और बेहद अलौकिक लग रहा था। बुल डेमन किंग ये देखकर चौंक गया कि आरव की फीनिक्स टेक्निक पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गई है। अब्दुल और दूसरा शक्तिशाली सदस्य भी गंभीर हो गए और उन्हें आरव की भयानक प्रतिष्ठा याद आ गई। अब्दुल ने चिल्लाकर कहा कि सब मिलकर हमला करो, और बुल डेमन किंग, अब्दुल तथा बाकी सदस्य तुरंत अपने शरीर फैलाकर विशाल रूप धारण करने लगे। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, आरव पहले ही उनके सामने पहुंच गया। वो सीधे अब्दुल के सामने प्रकट हुआ और हवा में उस पर एक मुक्का मार दिया। आरव का छोटा सा मुक्का अब्दुल के विशाल शरीर के सामने ऐसा लग रहा था जैसे कोई चींटी हाथी को हिलाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन परिणाम कुछ और ही था। जोरदार धमाके के साथ अब्दुल दर्द से चिल्लाया, उसके दोनों हाथ खून की धुंध में बदल गए और वह पीछे की ओर उड़ गया। सिर्फ एक मुक्के में आरव ने ट्रिब्यूलेशन रेल्म के 9वें स्तर के इस राक्षसी प्रतिभाशाली को हरा दिया। बुल डेमन किंग ये देखकर दहशत में आ गया। उसके चेहरे पर साफ डर झलक रहा था और वह अनजाने में पीछे हट गया। उसे वह समय याद आ गया जब वह आरव का कैदी बना था। बाकी सदस्य भी चौंक गए और विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यह सच है, लेकिन अगले ही पल आरव गायब हो गया और फिर से प्रकट होकर दूसरे प्रतिभाशाली सदस्य पर टूट पड़ा। उसके पीछे फिनिक्स का रूप गर्जना कर रहा था, जैसे आरव के क्रोध को बाहर निकाल रहा हो। फिनिक्स के साथ साथ उसके अंदर एक सच्चे ड्रैगन की आभा भी थी। फिनिक्स और ड्रैगन दोनों ही दानव जाति के सर्वोच्च अस्तित्व माने जाते हैं और उनके सामने सामान्य दानव अपनी पूरी शक्ति नहीं दिखा पाते। आरव ने बिना किसी दया के एक और मुक्का मारा। माइटी बुल डेमन क्लैन का वह प्रतिभाशाली सदस्य पूरी ताकत से लड़ा, लेकिन अगले ही पल वह खून की धुंध में बदल गया और उसकी आत्मा भी नष्ट हो गई। आरव एक पल के लिए रुक गया और हैरान हुआ, फिर हल्की कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया कि गुस्से में उसने हाथ ज्यादा भारी कर दिया और उसे मार दिया, जबकि वह उसे जिंदा पकड़कर रखना चाहता था। इसके बाद आरव ने गहरी सांस ली, बुल डेमन किंग की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। बुल डेमन किंग ये देखकर डर गया और तुरंत भागने लगा। उसे समझ आ गया था कि आरव से लड़ना बेकार है, उसकी ताकत इतनी नहीं थी कि वह उसका सामना कर सके। लेकिन आरव ने ठंडी हंसी के साथ कहा कि भागने की कोशिश मत करो, और अपनी फीनिक्स टेक्निक का उपयोग करते हुए कुछ ही क्षणों में उसके सामने आकर खड़ा हो गया। बुल डेमन किंग रुक गया, डर से कांप रहा था। उसे पता था कि वह भाग नहीं सकता,
उसने दांत भींचकर कहा कि अगर मारना है तो मार दो, बेकार की बातें मत करो। आरव ये सुनकर एक पल के लिए चौंका, फिर हंसते हुए बोला कि ब्रदर न्यू, चिंता मत करो, हम तो भाई हैं और मुझे सच में तुम्हारी याद आती है। बुलडेमन किंग पूरी तरह उलझ गया और समझ नहीं पाया कि आरव आखिर कहना क्या चाहता है। क्या मतलब है तुम्हारा, पफ? बुलडेमन किंग आरव से उसका मतलब पूछना चाहता था, लेकिन उसी समय आरव ने कदम उठा लिया। हालांकि उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, बस एक साधारण मुक्का मारा जिससे बुलडेमन किंग के मुंह से खून निकल आया। फिर उसने उसका गला पकड़कर उसे खींचते हुए अब्दुल के पास ले आया। तुम अब्दुल ने दांत भींच लिए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आरव इतना ताकतवर हो जाएगा। इतना समय भी नहीं बीता और सामने वाला उसे एक ही मुक्के में हरा सकता है। अब्दुल उठने की कोशिश करने लगा, वह आखिरी दम तक लड़ना चाहता था। वह कैदी बनने से बेहतर लड़कर मरना चाहता था। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि चुपचाप रहो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, आरव ने शांत स्वर में कहा और यूं ही एक मुक्का अब्दुल पर मारा। पफ, तुम। अब्दुल ने खून उगला और फिर आरव ने उसकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट को सील कर दिया। अब उसके पास खुद को नष्ट करने की भी क्षमता नहीं रही। इसके बाद आरव ने सबके स्टोरेज बैग्स ले लिए, उन्हें सरसरी निगाह से देखा और नाकबान सिकोड़ ली। इतने गरीब, आरव ने आह भरी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये तथाकथित प्रतिभाशाली लोग इतने गरीब कैसे हो सकते हैं। अब्दुल और बुलडेमन किंग दोनों अंदर ही अंदर गुस्से से भर गए, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, जैसे कोई चोर लूटकर ऊपर से उन्हें गरीब कह दे। ठीक है, चिंता मत करो, अभी मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूं, आरव ने शांत स्वर में कहा। तुम चाहते क्या हो? बुलडेमन किंग ने दांत भींचकर पूछा। आरव ने कहा कि खास कुछ नहीं, बस फिलहाल तुम लोगों को पाल कर रखूंगा, अब ज्यादा बात मत करो और अंदर जाओ। ये कहते हुए उसने स्पिरिट बीस्ट पाउच निकाल लिया। बुलडेमन किंग ने दांत भींचे लेकिन विरोध नहीं किया और आज्ञाकारी होकर अंदर चला गया। उसे याद भी नहीं था कि वह कितनी बार आरव के हाथों पकड़ा जा चुका है। आरव संतुष्ट होकर सिर हिलाया, फिर अब्दुल की ओर देखा और कहा कि अब तुम्हारी बारी है। सपने देख रहे हो? अब्दुल ने गुस्से से कहा। उसके अंदर माइटी बुल डेमन क्लैन का गर्व था, वह झुकने से बेहतर मरना पसंद करता था। आरव हल्का सा हंसा और फिर उसने कार्रवाई की। मारना तो वह चाहता नहीं था, आखिर इतनी मुश्किल से 2 जिंदा बैल मिले थे, उन्हें कैसे मार सकता था, लेकिन अच्छी तरह पीटना तो बनता था। जब आरव ने अब्दुल को सैकड़ों बार अपनी तलवार से मारा तब जाकर वह शांत हुआ और स्पिरिट बीस्ट पाउच में जाने के लिए तैयार हुआ। इस समय आरव को जयंत की याद आ गई। जब सीओवे उसके साथ था तो उसे खुद ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करने पड़ते थे। आरव ने आह भरी। अब शिकार शुरू होगा, हिसाब बराबर होगा, बदला लिया जाएगा, आरव ने दूर देखते हुए कहा और फिर उड़ गया। अब वह सीक्रेट रेल्म में नरसंहार करने वाला था। जितनी भी ताकतें मॉर्टल अनाइलेशन अलायंस में शामिल थीं और जितने भी लोग उसके खिलाफ बुरी नीयत रखते थे, सबको वह दबा देगा। साथ ही उसे स्कारलेट विच को भी ढूंढना था, ये देखने के लिए कि वह कैसी है। आधे साल से ज्यादा हो गया था, उसे भी उसकी याद आ रही थी। इधर स्पिरिट बीस्ट पाउच के अंदर सोनू अपने 2 नए साथियों को जटिल नजरों से देख रहा था। अब्दुल और बुल डेमन किंग भी उसे देखकर वैसा ही महसूस कर रहे थे। सोनू ने धीरे से पूछा कि क्या तुम्हारे पास भागने का कोई तरीका है? अब्दुल ने सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा कि नहीं, आरव की ताकत बहुत डरावनी है। सोनू ने भी सहमति जताई। बुल डेमन किंग चुपचाप खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरव ने सोनू को जिंदा क्यों छोड़ा, लेकिन शायद वह वजह समझ गया था, क्योंकि आरव को उनके मांस में दिलचस्पी थी। बुल डेमन किंग के मन में बार बार सवाल उठ रहा था कि आरव उसे ही क्यों निशाना बनाता है, क्या सिर्फ इसलिए कि वह बैल है? इस बार सीक्रेट रेल्म में ज्यादा लोग नहीं आए थे। सभी अलग अलग युगों के श्रेष्ठ प्रतिभाशाली थे। 2 दिन बाद आरव अचानक रुक गया। उसके चारों ओर काले कवच पहने सैनिकों की भीड़ थी। 100, 1000, 10,000, 1 लाख। इस बार पिछली बार से 10 गुना ज्यादा ब्लैक आर्मर्ड वॉरियर्स थे। पूरे 1 लाख सी ओपनिंग रेल्म के योद्धा। दूसरी परीक्षा शुरू होती है। 1 लाख ब्लैक आर्मर्ड वॉरियर्स ने एक साथ चिल्लाया और अपने अपने हथियार लेकर आरव पर टूट पड़े। आरव ने ठंडी हंसी के साथ कहा कि सही समय है। अब्दुल और बाकी लोगों को पीटने के बाद भी उसका गुस्सा पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। अब वो इन पर निकाल सकता था। आरव ने किसी भी जादुई हथियार या फीनिक्स टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया। वो सिर्फ अपने शरीर की ताकत से ही हर मौके में इन ब्लैक आर्मर्ड वॉरियर्स को चूर चूर करता गया। 1 घंटे बाद उसने सभी को हरा दिया। इसके बाद दूसरी परीक्षा पास करने की आवाज आई और सारे योद्धा गायब हो गए। आरव फिर आगे बढ़ गया। ये ब्लैक आर्मर्ड वॉरियर्स सीक्रेट रेल्म में सभी प्रतिभाशाली लोगों की परीक्षा थे।
आरव का आसानी से पास कर लेना यह नहीं दर्शाता कि बाकी भी ऐसा कर सकते हैं। 2 घंटे बाद आरव ने आगे युद्ध के अवशेष देखे जहां बहुत सारे ब्लैक आर्मर्ड वॉरियर्स लड़ रहे थे। वहां एक परिचित आभा भी थी। आरव एक पल के लिए चौंका और तुरंत फीनिक्स टेक्निक का उपयोग करके आगे बढ़ गया। उधर स्कारलेट विच दांत भींचे लड़ रही थी। उसकी बाह से खून बह रहा था। वह पहले 10,000 ब्लैक आर्मर्ड वॉरियर्स से लड़ सकती थी, लेकिन 1 लाख उससे उसकी सीमा से बाहर थे। के और बाकी लोग अपनी परीक्षा पूरी कर चुके थे और दूर खड़े होकर उसे गंभीरता से देख रहे थे। वे हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। पफ! स्कारलेट विच ने खून उगला। एक क्षण की चूक में एक ब्लैक आर्मर्ड वॉरियर ने उसकी पीठ पर वार किया और गहरा घाव छोड़ दिया। स्कारलेट विच की प्रतिभा काफी अच्छी थी, लेकिन उसका वर्तमान स्तर अभी भी कम था। अकेले 1 लाख सी ओपनिंग रेल्म के ब्लैक आर्मर्ड वॉरियर्स का सामना करना उसके लिए बेहद कठिन था। इसके अलावा उसके मन में उथल पुथल थी। उसका ध्यान बार बार आरव की तरफ जा रहा था और उसे डर था कि कहीं उसके साथ कुछ हो न गया हो। इसी वजह से वह और भी विचलित हो रही थी और सही से लड़ नहीं पा रही थी। के एक तरफ खड़ा था और डेमन एम्परर की तरफ के 2 अन्य प्रतिभाशाली भी ठंडे भाव से देख रहे थे। वे समझ सकते थे कि स्कारलेट विच संघर्ष कर रही है। उनकी ताकत से वे आसानी से दखल दे सकते थे, लेकिन मौके के लालच में वे कुछ नहीं कर रहे थे। उनके लिए सीक्रेट रेल्म में लाइफ स्लेइंग रेल्म तक पहुंचने का मौका सिर्फ एक बार था, इसलिए सब एक दूसरे के प्रतियोगी थे और अगर वे दखल देते तो शायद सीक्रेट रेल्म से सजा भी मिल सकती थी। धतेरे की! स्कारलेट विच की टांग एक ब्लैक आर्मर्ड वॉरियर के भाले से छेद दी गई और लाल खून बहने लगा। उसकी हालत बहुत खराब थी और उसने अपने जीवन बल को जलाकर लड़ने तक का विचार कर लिया। तभी दूर से फीनिक्स की आवाज गूंजी। स्कारलेट विच चौंकी और मुड़कर देखा। आरव! वह खुशी से भर उठी। फीनिक्स धर्म फॉर्म देखकर उसे यकीन हो गया कि यह आरव ही है। उसने सोचा भी नहीं था कि वह ऐसे समय पर उससे मिलेगी। के और बाकी लोग हल्का सा भौहें चढ़ाए रहे, लेकिन कुछ बोले नहीं। आरव डेमन एम्परर के काफी करीब था और स्कारलेट विच से भी उसका संबंध था, लेकिन डेमन एम्परर की शाखा के लोगों के बीच रिश्ते उतने अच्छे नहीं थे, खासकर के जो सिर्फ उसका कजन था। इसी बीच स्कारलेट विच का ध्यान आरव पर गया और वह क्षण भर के लिए विचलित हो गई। पीछे से 3 ब्लैक आर्मर्ड वॉरियर्स भाले लेकर उस पर टूट पड़े। ये सारे अर्थ रैंक के जादुई हथियार थे। स्कारलेट विच पहले ही लंबी लड़ाई लड़ चुकी थी और उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत कम हो गई थी। अगर ये वार लग जाता तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाती। तभी अचानक दूर से फीनिक्स की विशाल छाया बिजली की तरह आई और पूरे क्षेत्र को हिला दिया। एक पल में वह स्कारलेट विच के सामने पहुंच गई। आरव ने हाथ घुमाया और उन वॉरियर्स को तुरंत हरा दिया। आरव, तुम! स्कारलेट विच की आंखें लाल हो गईं। आधे साल से ज्यादा हो गया था उसे उसकी चिंता भी थी और उसकी याद भी आती थी। आरव ने उसके गाल को छुआ और मुस्कुराकर पूछा कि रो क्यों रही हो। स्कारलेट विच तुरंत मुंह फुलाकर बोली कि वह नहीं रो रही। आरव हंसकर बोला कि अच्छा है कि तुम ठीक हो। तभी अचानक आसपास के हजारों ब्लैक आर्मर्ड वॉरियर्स स्थिर हो गए और कुछ ही क्षणों बाद एक साथ बोले कि किसी और के परीक्षण में दखल देने से कठिनाई 10 गुना बढ़ जाएगी। स्कारलेट विच ने पहले ही लगभग 60,000 वॉरियर्स को मार दिया था और अब बचे हुए करीब 40,000 वॉरियर्स की शक्ति बढ़कर कंट्रोलिंग कॉल्ड्रन रेल्म तक पहुंच गई। हर वॉरियर 10 छोटे स्तर ऊपर चला गया। स्कारलेट विच घबरा गई और आरव से बोली कि वह यहाँ से चला जाए, शायद उसके जाने से इन वॉरियर्स की शक्ति फिर पहले जैसी हो जाए। लेकिन आरव मुस्कुराया और बोला कि डरने की जरूरत नहीं है। दूर खड़े के और बाकी 2 प्रतिभाशाली उसका मजाक उड़ा रहे थे और सोच रहे थे कि आरव मौत को बुला रहा है। के मन में तो ये भी था कि अगर स्कारलेट विच मर जाए तो उसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उसे डेमन एम्परर की विरासत पाने का मौका मिल जाएगा। स्कारलेट विच चिंतित थी, लेकिन आरव की बातों से उसे अजीब सा भरोसा मिला। इतने में 40,000 वॉरियर्स ने हमला कर दिया। स्कारलेट विच ने अपनी लाल तलवार पकड़ ली जो उसे उसके पिता डेमन एम्परर ने दी थी। उसने तय कर लिया कि अगर मरना ही है तो आरव के साथ लड़ते हुए मरेगी। चारों तरफ से हमले आने लगे। आरव हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अजूर फ्लेम बर्न्स द वर्ल्ड। अचानक उसके शरीर से गहरे नीले रंग की भयानक आग निकलने लगी। ये क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम थी जो कई आगों को मिलाकर बनाई गई थी। इसकी शक्ति बेहद डरावनी थी। उसी समय उसने अर्थ को फायर भी जला दी। जमीन से आग के अजगर निकलकर आसमान में उठे और उस नीली आग में मिल गए। देखते ही देखते पूरा क्षेत्र आग के समुद्र में बदल गया। एक ही वार में सारे ब्लैक आर्मर्ड वॉरियर्स उस आग में जलकर खत्म हो गए। स्कारलेट विच स्तब्ध खड़ी रह गई। उसने पूछा कि क्या सच में सब खत्म हो गए। आरव मुस्कुराकर बोला कि हाँ, सब खत्म हो गए।
स्कारलेट विच को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आरव ने सिर्फ एक चाल में 40,000 समान स्तर के वॉरियर्स को खत्म कर दिया। दूर खड़े के और बाकी दोनों प्रतिभाशाली भी स्तब्ध रह गए। आग खत्म होने के बाद सच में सभी वॉरियर्स गायब हो चुके थे और आवाज आई कि परीक्षा पास हो गई। एक प्रतिभाशाली हैरान होकर बोला कि यह कैसे संभव है, आरव खुद नासेंट सोल रेल्म में है और उसने एक ही वार में 40,000 वॉरियर्स को खत्म कर दिया। केके ने गहरी नज़र से आरव को देखा और कहा कि वह समझ गया। आरव ने क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम का उपयोग किया जो इन वॉरियर्स पर खास असर करती है। बाकी दोनों भी समझ गए कि अगर उन्हें यह आग मिल जाए तो आगे के परीक्षण आसान हो सकते हैं। तीनों की आंखों में लालच आ गया। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और मन ही मन बात करके आरव और स्कारलेट विच की तरफ बढ़ने लगे। इधर आरव ने अपनी स्टोरेज बैग से एक बोतल निकाली और स्कारलेट विच को दी। उसने खुशी से उसे लिया और देखा कि यह 9th ग्रेड एलिक्सिर है। आरव ने कहा कि खा लो, ये तुम्हारे लिए है। स्कारलेट विच बोली कि यह बहुत कीमती है, लेकिन आरव ने कहा कि तुम मेरे लिए इन दवाइयों से भी ज़्यादा कीमती हो। ये सुनकर स्कारलेट विच शर्माते हुए मुस्कुराई और दवा खा ली। दवा तुरंत असर करने लगी और उसके सारे घाव भर गए, यहाँ तक कि उसकी शक्ति भी बढ़ गई। स्कारलेट विच खुश होकर आरव का हाथ पकड़कर उससे कई सवाल पूछने लगी कि वह इतने समय कहाँ था और क्या वह किसी और लड़की के साथ था। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि वह हेवनली मिस्ट्री सेक्ट में था और वह किसी और के साथ नहीं था, बस साधना में व्यस्त था और उसे उसकी याद आती थी, इसलिए बाहर आते ही उससे मिलने आ गया। ये सुनकर स्कारलेट विच बहुत खुश हो गई। तभी केके और डेमन एम्परर की शाखा के दो अन्य प्रतिभाशाली उनके सामने आ गए और बोले कि आरव तुम सच में कमाल के हो। तुम लोग कौन हो? आरव ने केके और बाकी लोगों की ओर देखते हुए पूछा। तीनों में केके की कल्टिवेशन सबसे ऊंची थी, उसकी आभा लगभग ट्रिब्यूलेशन रेल्म के ग्रेट परफेक्शन जैसी थी। हालांकि वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसकी ताकत आरव के स्पिरिट बीस्ट पाउच में बंद बुल स्टार लॉर्ड के बराबर ही थी। फिर भी ये तीनों स्कारलेट विच के साथ थे, इसलिए आरव समझ गया कि ये डेमन एम्परर की सेक्ट के लोग होंगे और दुश्मन नहीं हैं। स्कारलेट विच ने परिचय कराया कि यह उसका कज़न केके है और बाकी दो मनप्रीत और गिरिराज हैं। आरव ने हल्के से सिर हिलाया और कहा कि स्कारलेट का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। हालांकि अभी कुछ समय पहले स्कारलेट विच खतरे में थी और इन तीनों ने कुछ नहीं किया था, लेकिन यह सीक्रेट रेल्म की परीक्षा थी, इसलिए उनका हस्तक्षेप न करना सामान्य बात थी। केके हल्के से हंसा और आरव को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। मनप्रीत और गिरिराज भी उसे उसी तरह देख रहे थे। उनकी नज़रें आरव पर टिकी थीं, खासकर उसके क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम पर। उन्हें ये भी याद आया कि आरव के पास 4 ट्रिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और अनगिनत खजाने हैं। बाहर की दुनिया में उसे चलता फिरता खजाना माना जाता था। आरव ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली, उनकी निगाहें उसे असहज कर रही थीं। अगर ये कोई और होते तो वह शायद तुरंत हमला कर देता, लेकिन ये स्कारलेट विच के अपने लोग थे। स्कारलेट विच ने भी माहौल में बदलाव महसूस किया, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह डेमन एम्परर की बेटी थी और अपने लोगों के बारे में उसकी सोच अभी भी बहुत साफ थी। केके ने पूछा कि क्या अभी जो फ्लेम इस्तेमाल की गई थी वह क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम थी। आरव ने सिर हिलाकर हाँ कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे केके और बाकी लोगों से घृणा महसूस हो रही थी। वह उनकी नज़र और उनके सवाल का मतलब समझ रहा था। उसने सोचा कि अगर हो सके तो वह इनसे लड़ना नहीं चाहेगा, बस यही उम्मीद थी कि ये लोग सीमा पार न करें। केके ने उस फ्लेम की बहुत तारीफ की। मनप्रीत और गिरिराज ने भी उसकी प्रशंसा की। स्कारलेट विच को ये सब अजीब लगने लगा और उसने सीधे पूछा कि वे क्या कहना चाहते हैं। केके ने हंसते हुए कहा कि गलत मत समझो, सीक्रेट रेल्म खतरनाक है और वे आरव से क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम उधार लेना चाहते हैं ताकि आगे किसी खतरे में वह उसकी रक्षा कर सके। मनप्रीत और गिरिराज ने भी बात का समर्थन किया और कहा कि परिवार में थोड़ा बहुत मांगना गलत नहीं है। तीनों ने पहले ही तय कर लिया था कि पहले अच्छे से मांगेंगे, अगर आरव दे देगा तो ठीक, नहीं तो वे जबरदस्ती छीन लेंगे। उनके हिसाब से आरव ने ब्लैक आर्मर्ड वॉरियर्स को सिर्फ क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम की वजह से हराया था, वरना वह कुछ भी नहीं था। उन्होंने आरव को बहुत कम आंका और उस फ्लेम को ज्यादा। आरव कुछ बोलता उससे पहले स्कारलेट विच गुस्से में आ गई। उसने कहा कि वे लोग क्या सोच रहे हैं, आरव का क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम उन्हें क्यों दे, ये कभी नहीं होगा। वह आरव के साथ खड़ी थी, यहाँ तक कि उसके लिए मरने को भी तैयार थी। वह कैसे दूसरों का साथ दे सकती थी? ये सुनकर आरव चौंक गया, लेकिन उसके दिल में एक गर्माहट भी आई। दूसरी ओर केके और बाकी लोग नाराज हो गए। केके ने ठंडे स्वर में कहा कि वे सिर्फ फ्लेम उधार ले रहे हैं, वह इतनी प्रतिक्रिया क्यों दे रही है। मनप्रीत और गिरिराज ने भी ताने मारे कि वह अभी शादी भी नहीं हुई और पहले ही बाहरी लोगों का साथ दे रही है।
स्कारलेट विच गुस्से से कांपने लगी और बोली कि वे आरव से उसकी चीज मांगने वाले कौन होते हैं। केके ने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि ताकत के दम पर। तीनों की आंखों में लालच साफ दिख रहा था, अगर आरव नहीं मानता तो वे लूटने वाले थे। स्कारलेट विच आगे बढ़कर लड़ने को तैयार हो गई, लेकिन आरव ने उसे रोक दिया और कहा कि सब उसे संभालने दो। फिर उसने केके की तरफ देखकर कहा कि क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम का एक हिस्सा वह दे सकता है क्योंकि वे डेमन एम्परर की सेक्ट से हैं, लेकिन उन्हें खुद का ध्यान रखना होगा। स्कारलेट विच ये सुनकर हैरान रह गई, उसे उम्मीद नहीं थी कि आरव मान जाएगा। केके और बाकी दो भी चौंक गए। आरव ने हाथ बढ़ाया और 3 छोटे फ्लेम सीड्स निकाले जो नीली भयानक रोशनी दे रहे थे। तीनों की आंखें चमक उठीं। आरव ने वे सीड्स उन्हें दे दिए और कहा कि अब ले लो और चले जाओ। स्कारलेट विच नाराज हो गई, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकती थी। आरव ने ये डर से नहीं किया था, बल्कि डेमन एम्परर और स्कारलेट विच के सम्मान के कारण। उसने सोचा कि अगर कुछ फ्लेम देकर मामला खत्म हो जाए तो ठीक है। केके, मनप्रीत और गिरिराज बहुत खुश हो गए। गिरिराज ने तुरंत फ्लेम को अपने डांटियन में रख लिया, लेकिन केके के मन में और लालच आ गया। उसने सोचा कि आरव इतनी आसानी से दे रहा है, इसका मतलब वह डरता है। उसके पास और भी खजाने हैं, क्यों न सब छीन लिया जाए। तीनों ने एक दूसरे से इशारे में बात की और फिर आरव को फिर से घूरने लगे। स्कारलेट विच ने गुस्से में पूछा कि अब भी क्यों खड़े हो, क्या आग लेने के बाद भी नहीं जाओगे। उसे उनकी नज़रें और भी घृणित लग रही थीं। आरव ने मन ही मन आह भरी, ये लोग उसकी चेतावनी नहीं समझे। केके ने मुस्कुराकर कहा कि दरअसल आरव के पास जो पिल्स हैं वे बहुत अच्छे हैं, इसलिए वह कुछ उधार लेना चाहता है। मनप्रीत बोला कि उसे स्पिरिट स्टोन्स की कमी है और गिरिराज ने कहा कि उसे एक अच्छा हथियार चाहिए, शायद आरव अपनी तलवार उधार दे दे। स्कारलेट विच गुस्से से लगभग पागल हो गई। उसने कहा कि वे लोग कितने बेशर्म हैं और धमकी दी कि बाहर जाकर वह डेमन एम्परर को सब बता देगी। ये सुनते ही केके, मनप्रीत और गिरिराज के चेहरे बदल गए और उनकी आंखों में हत्या की नीयत साफ दिखाई देने लगी। कजिन, क्या तुम सच में ऐसा करने जा रही हो? केके ने ठंडे स्वर में कहा। स्कारलेट विच गुस्से से बोली कि हाँ, यहाँ से बाहर जाने के बाद वह अपने पिता को सब कुछ बता देगी। केके का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने कहा कि अगर ऐसा है तो वह उसे जिंदा जाने का मौका नहीं दे सकता। ये कहते ही उसकी आभा फट पड़ी। मनप्रीत और गिरिराज तुरंत अपनी जगह से हटकर आरव और स्कारलेट विच के दोनों तरफ आकर खड़े हो गए। अब उनका इरादा साफ था। बातचीत असफल हो चुकी थी, अब वे सीधे हमला करने वाले थे और स्कारलेट विच को भी मारना चाहते थे। असल में केके के मन में पहले से ही स्कारलेट विच को मारने का विचार था, लेकिन बाहर की दुनिया में वह सिर्फ एक सोच थी। सीक्रेट रेल्म में आकर उसकी लालच और ताकत की चाह कई गुना बढ़ गई थी। आरव के पास मौजूद स्पिरिट स्टोन्स और खजानों का आकर्षण उसे पूरी तरह अंधा कर चुका था। स्कारलेट विच चिल्लाई कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन केके हंस पड़ा और बोला कि वह हमेशा उससे जलता रहा है। क्यों? वह डेमन एम्परर की बेटी है और वह नहीं, क्यों? उससे बेहतर प्रतिभा होने के बावजूद उत्तराधिकारी वही है। उसने कहा कि अगर स्कारलेट विच मर जाएगी तो अगला उत्तराधिकारी वही बनेगा। केके के मन में पूरा भविष्य का खाका बन चुका था। वह स्कारलेट विच को मारकर उत्तराधिकार लेना चाहता था, आरव को मारकर उसके खजाने लेना चाहता था और मौका मिलने पर मनप्रीत और गिरिराज को भी खत्म कर देना चाहता था। दूसरी ओर मनप्रीत और गिरिराज सिर्फ आरव को लूटने के बारे में सोच रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि केके उन्हें भी मारने का सोच चुका है। स्कारलेट विच स्तब्ध खड़ी थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अपना कज़न उसे मारना चाहता है। उसका दिल ठंडा पड़ गया, उसे लगा जैसे दुनिया ही उसके खिलाफ हो गई हो। तभी आरव ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और धीरे से कहा कि चिंता मत करो, सब ठीक होगा, सब उसे छोड़ दो। स्कारलेट विच की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन आरव की बातों से उसे अजीब सा सुकून मिला। उसी समय मनप्रीत हंसते हुए आगे बढ़ा और बोला कि अब उनका अंत आ गया है। केके और गिरिराज पीछे खड़े होकर रास्ता रोक रहे थे ताकि आरव फीनिक्स टेक्निक से भाग न सके। वे सोच रहे थे कि आरव सिर्फ नासेंट सोल रेल्म में है, चाहे जितनी भी अफवाहें हों वह क्या कर लेगा। अगर उसमें ताकत होती तो वह अभी क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम क्यों देता। उनकी यही गलती थी, उन्होंने आरव को बहुत कम आंका। मनप्रीत ने दहाड़ते हुए हमला किया, लेकिन अगले ही पल आरव के पीछे फीनिक्स का विशाल रूप प्रकट हुआ और उसने डिवाइन फीनिक्स स्लैश के साथ एक प्रचंड वार किया। मनप्रीत के चेहरे की हंसी जम गई। उसने बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर और आत्मा दोनों एक साथ नष्ट हो गए। सिर्फ उसका स्टोरेज बैग और फ्लेम का एक बीज बचा। केके और गिरिराज स्तब्ध रह गए। एक ही वार में 8वें स्तर के ट्रिब्यूलेशन रेल्म के प्रतिभाशाली को खत्म कर दिया गया था। आरव ने ठंडे स्वर में कहा कि जब स्वर्ग का रास्ता मिलता है तो लोग उसे नहीं लेते और खुद मौत के रास्ते पर चलते हैं।
फिर वह हवा में उछला और अगले ही पल गिरिराज के सामने पहुंच गया। एक मौके में गिरिराज भी चूर चूर हो गया। अब वहां सिर्फ उसका स्टोरेज बाग और फ्लेम का बीज रह गया। केके का चेहरा पीला पड़ गया। उसने समझ लिया कि आरव की ताकत उसकी कल्पना से बहुत आगे है। उसने तुरंत भागने का फैसला किया। उसने अपनी जीवन शक्ति जलाकर भागने की कोशिश की, लेकिन आरव एक पल में उसके सामने आ गया और एक मुक्का मारकर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। आरव ने हंसते हुए कहा कि क्या उसने उसे जाने की इजाज़त दी थी। केके डर से कांपने लगा, उसे मौत सामने दिखाई दे रही थी। स्कारलेट विच ये सब कुछ ही पलों में देखती रह गई। आरव ने कुछ ही सांसों में 2 शक्तिशाली प्रतिभाशालियों को मार दिया था। आरव ने केके की ओर देखते हुए कहा कि उसने उसे पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन उसने नहीं सुनी। केके डर गया और बोला कि उसे मत मारो, वह डेमन एम्परर का भतीजा है और स्कारलेट विच का कज़न है। आरव ने ठंडे स्वर में कहा कि उसने उसे मौका दिया था, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया। अब केके ने स्कारलेट विच की ओर देखा और उससे दया की भीख मांगने लगा। उसने कहा कि वह उसका कज़न है, उससे गलती हो गई और वह डेमन एम्परर की सज़ा स्वीकार कर लेगा, बस उसे बचा ले। स्कारलेट विच का दिल डगमगाने लगा। आखिर वह उसका खून का रिश्ता था। केके घुटनों के बल बैठ गया और बार बार सिर झुकाकर माफ़ी मांगने लगा। आरव ने कुछ नहीं किया, वह स्कारलेट विच के निर्णय का इंतज़ार करने लगा। वह जानता था कि केके की बातें झूठी हैं, लेकिन अगर वह अभी उसे मार देता तो शायद स्कारलेट विच के मन में दरार आ जाती। काफ़ी देर सोचने के बाद स्कारलेट विच ने धीरे से कहा कि क्या आरव उसे छोड़ सकता है। आरव ने गहरी सांस ली और सिर हिला दिया। फिर उसने केके की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा कि निकल जाओ। केके तुरंत खुश हो गया और भागने लगा। तभी आरव ने उसे रोका। केके डर गया लेकिन रुक गया। आरव ने कहा कि पहले फ्लेम वापस दो, तुम इसके योग्य नहीं हो। केके ने बिना विरोध के फ्लेम लौटा दिया। आरव ने फ्लेम वापस लेकर कहा कि अब निकल जाओ। केके बिना पीछे देखे तेजी से भाग गया। आरव ने गहरी सांस ली और फ्लेम्स को अपने शरीर में वापस समाहित कर लिया। मनप्रीत और गिरिराज लालच की वजह से मारे गए और केके सिर्फ स्कारलेट विच की दया की वजह से बच पाया। स्कारलेट विच धीरे से आरव के पास आई, सिर झुकाकर पूछा कि क्या वह उससे नाराज है। आरव हंस पड़ा और उसके सिर पर हाथ रखकर बोला कि वह बेवकूफ़ है, क्या ऐसी बातों के बारे में क्यों सोच रही है। उसने कहा कि चिंता मत करो, जो हार चुका है वह कोई खतरा नहीं बन सकता। आरव समझ रहा था कि रेड विच किस बात को लेकर चिंतित है। कल्टिवेशन की दुनिया में तो 3 साल का बच्चा भी जानता है कि दुश्मन को पूरी तरह खत्म करना चाहिए, लेकिन आरव की नज़र में केके अब सिर्फ एक हारा हुआ व्यक्ति था। जब अभी वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता तो भविष्य में भी नहीं कर पाएगा। आरव बस यही चाहता था कि केके अपनी जान की कदर करे और फिर से मौत को न्योता न दे, नहीं तो रेड विच की गई विनती व्यर्थ हो जाएगी। आरव की बात सुनकर स्कारलेट विच को काफ़ी सुकून मिला। वह उसके सीने से लग गई और उसे लंबे समय बाद सुरक्षा का एहसास हुआ। अभी जो कुछ हुआ था उसने उसे अंदर तक हिला दिया था। अपने ही लोगों द्वारा धोखा मिलना बहुत दर्दनाक था। अगर आरव वहां न होता तो नतीजा बहुत भयानक होता। हालांकि आरव अगर वहां न होता तो शायद केके इतनी जल्दी हमला भी न करता। दोनों कुछ समय तक साथ रहे, जैसे अभी अभी मिले हों। आरव ने एक गुफा बनाई और स्कारलेट विच को अंदर ले गया, जहां दोनों ने 3 दिन और 3 रात तक अभ्यास किया। 3 दिन बाद जब वे बाहर निकले तो स्कारलेट विच की चाल थोड़ी लड़खड़ाती हुई थी। साफ था कि इस मुकाबले में वह पीछे रह गई थी। आरव मुस्कुराकर बोला कि स्कारलेट आओ, थोड़ा बीफ खाओ, ताकत बढ़ेगी, और उसने बुल डेमन किंग को बाहर निकाल लिया। बुल डेमन किंग ने आरव को देखते ही गुस्से में पूछा कि अब क्या चाहता है, लेकिन आरव ने उसकी बात अनदेखी कर रेड विच से पूछा कि वह कौन सा हिस्सा खाना चाहती है। रेड विच ने कहा कि दिमाग वाला हिस्सा नरम होता है, वही चाहिए। आरव ने तुरंत बुल डेमन किंग का मांस काट लिया। बुल डेमन किंग दर्द से चिल्लाने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे जिंदा ही पाला जा रहा हो खाने के लिए। आरव ने मांस काटकर उसे वापस स्पिरिट बीस्ट बैग में डाल दिया। अंदर जाकर बुल डेमन किंग दर्द से तड़पने लगा और अब्दुल को सारी बात बताई। दोनों बेहद गुस्से में थे लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। सोनू एक तरफ खड़ा ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि अच्छा हुआ वह कोब्रा क्लैन का है, उसका मांस इतना स्वादिष्ट नहीं है, वरना उसका भी यही हाल होता। बाहर आरव ने मांस पकाना शुरू किया। खुशबू दूर दूर तक फैल गई। स्कारलेट विच ने मांस खाया और बहुत खुश हुई। आरव ने पूछा कि स्वाद कैसा है, उसने कहा बहुत अच्छा है। आरव ने मजाक में कहा कि उसके पास एक बैशी स्नेक भी है, क्या वह स्नेक सूप भी चखेगी। स्कारलेट विच ने हाँ कहा। आरव ने सोनू को बाहर निकाला और तुरंत उसके शरीर का हिस्सा काट लिया। सोनू दर्द से चिल्लाया लेकिन आरव ने उसे डांट दिया और फिर उसे वापस बैग में डाल दिया। आरव ने आयरन फर्नेस निकालकर सूप बनाया और रेड विच को दिया। वह खुशी खुशी उसे पीने लगी।
आरव को लगा कि उसे सच में स्वाद पसंद आया, लेकिन असल में वो इसलिए खुश थी क्योंकि आरव ने अपने हाथों से बनाया था। इसके बाद आरव ने कहा कि बाद में कोबरा क्लैन जाकर छोटे सांप पकड़ेंगे और उनका स्वाद देखेंगे। स्कारलेट विच ने भी हंसते हुए हामी भर दी। अब सीक्रेट रेल्म में आरव लगभग अजेय था, इसलिए दोनों आराम से समय बिता रहे थे। स्पिरिट बीस्ट बैग के अंदर सोनू बुरी हालत में पड़ा था और गुस्से में खुद से बातें कर रहा था। उसने सोचा कि जरूर रेड विच को ही स्नेक मीट चाहिए था, लेकिन फिर खुद को समझाने लगा कि उसका मांस स्वादिष्ट नहीं है, इसलिए उसे बार बार नहीं खाया जाएगा। तभी उसकी बात सुनकर अब्दुल और बुल डेमन किंग नाराज हो गए और तीनों के बीच लड़ाई हो गई। आखिरकार थककर वे रुक गए। कुछ समय बाद आरव और स्कारलेट विच ने फिर से साथ समय बिताया और फिर आगे बढ़ गए। आरव सीक्रेट रेल्म में अपने दुश्मनों का शिकार करता रहा। स्कारलेट विच ने उससे पूछा कि वह कितना ताकतवर हो गया है। आरव ने कहा कि उसे खुद नहीं पता, लेकिन जब तक रिलीज रेल्म मौजूद है वह खुद को अजेय मानता है। कुछ दिनों बाद आरव ने दूर एक नीले कपड़ों वाली लड़की को देखा। उसे देखकर वह एक पल के लिए चौंक गया क्योंकि वह समृद्धि जैसी लग रही थी। स्कारलेट विच ने कहा कि वह अशी है, समृद्धि की कजिन। आरव समझ गया कि इसलिए वह इतनी मिलती जुलती दिखती है। अशी ने भी आरव को देख लिया और तुरंत उसकी तरफ उड़कर आई। उसकी आंखों में हत्या का इरादा था। आरव हैरान रह गया। वह तो सोच रहा था कि जाकर बात करे, लेकिन सामने से ही हमला होने वाला था। आरव ने शिष्टाचार में उसे कज़न कहकर संबोधित किया, लेकिन इससे आशी और भी गुस्से में आ गई। स्कारलेट विच भी थोड़ी नाराज हुई कि आरव ने उसे पहली बार में कज़न क्यों नहीं कहा था। आशी ने गुस्से में कहा कि आरव दिलहीन आदमी है और आज वह उसे समृद्धि के लिए मार देगी। आरव पूरी तरह हैरान था कि उसने ऐसा क्या कर दिया, लेकिन आशी ने उसकी बात सुने बिना ही हमला कर दिया। उसके दिमाग में ये बात थी कि आरव सीक्रेट रेल्म में स्कारलेट विच के साथ घूम रहा है जबकि उसकी कजिन गर्भवती है। वो कुछ सुनना नहीं चाहती थी और सीधे आरव को सबक सिखाने आ गई। आरव ही नहीं बल्कि उसके पास खड़ी स्कारलेट विच भी ये देखकर दंग रह गई। बिना कुछ बोले मिलते ही हमला। आखिर आरव ने आशी का ऐसा क्या बिगाड़ दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे आरव ने उसके साथ कोई बहुत बड़ा अन्याय किया हो। खुद आरव तो और भी ज्यादा उलझन में था। ये तो उनकी पहली मुलाकात थी। अगर सामने वाला उसके स्पिरिट स्टोन्स और खजाने लूटना चाहती है तो सीधे हमला कर सकती थी, बहाना बनाने की क्या जरूरत थी। लेकिन उसकी आंखों में जो हत्या का इरादा था वह बिल्कुल असली था। आरव बार बार समझाने की कोशिश करता रहा कि रुक जाओ, बात तो सुन लो, लेकिन आशी ने एक भी शब्द नहीं सुना। वह नीली तलवार घुमाते हुए लगातार वार करती रही। हर वार जमीन को चीरता हुआ जा रहा था। वह चिल्ला रही थी कि वह उसे मार देगी और अपनी कजन का बदला लेगी। आरव पूरी तरह चुप हो गया। स्कारलेट विच भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। आखिरकार आरव ने कहा कि अगर वह नहीं रुकी तो वह भी जवाब देगा, लेकिन इससे आशी और भी भड़क गई। तब आरव ने सच में एक ही वार किया। उसके हाथ के एक प्रहार से ही आशी पर भारी दबाव पड़ा और वह खून उगलते हुए गिर पड़ी। आरव ने उसे मारा नहीं, सिर्फ उसकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट को सील कर दिया ताकि वह और पागलपन न करे। आशी हैरान थी कि वह एक ही वार में हार गई। आरव ने पूछा कि वह उसे देखते ही हमला क्यों कर रही थी और समृद्धि कैसी है और वह सीक्रेट रेल्म में क्यों नहीं आई। आरव सच में जानना चाहता था। स्कारलेट विच भी पास आ गई और आशी को ध्यान से देखने लगी। उसकी आंखों में सतर्कता थी। आशी ने गुस्से में कहा कि वह कुछ नहीं बताएगी और आरव को मार देना चाहिए। आरव और स्कारलेट विच दोनों चुप हो गए। आरव ने फिर शांत होकर पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्या किया कि वह उसे इतना नफरत करती है। तब आशी ने कहा कि आरव ने उसकी कजिन को धोखा दिया है। आरव पूरी तरह हैरान रह गया। उसने पूछा कि उसने कब ऐसा किया। आशी ने कहा कि पिछले 6 महीनों में वह कहाँ था, उसने अपनी कजिन से मिलने क्यों नहीं गया। आरव ने जवाब दिया कि वह हेवनली मिस्ट्री सेक्ट में साधना कर रहा था। ये सुनकर आशी थोड़ी रुकी, लेकिन फिर उसने स्कारलेट विच की तरफ गुस्से से देखा। स्कारलेट विच मुस्कुरा दी, लेकिन आरव तुरंत समझ गया और बोला कि वह स्कारलेट से सीक्रेट रेल्म में मिला था। वह किसी गलतफहमी को बढ़ाना नहीं चाहता था। आशी ने फिर पूछा कि क्या वह सच कह रहा है। आरव ने बार बार कहा कि हाँ सच है। स्कारलेट विच ने भी कहा कि वह गवाही दे सकती है। आशी थोड़ी शांत हुई, लेकिन फिर अचानक फिर से गुस्से में उसे दिलहीन कहने लगी। आरव अब परेशान हो गया था। आखिरकार उसने जोर से कहा कि चुप हो जाओ और उसके सवाल का जवाब दो, समृद्धि खतरे में है। ये सुनकर आशी चौंक गई। आरव ने तुरंत सोनू को बाहर निकाला और उससे कोबरा क्लैन की पूरी योजना बताने को कहा। सोनू ने डरते हुए सब कुछ बता दिया। आशी ये सुनकर गुस्से और सदमे में आ गई। उसे समझ आया कि कोबरा क्लैन का असली इरादा क्या था। गुस्से में उसने सोनू पर कई वार किए।
आरव ने उसे रोका और फिर सोनू को वापस स्पिरिट बीस्ट बाग में डाल दिया। फिर उसने अशी से कहा कि अब शांत हो जाओ और बताओ समृद्धि कैसी है। अशी ने कुछ देर खुद को संभाला और फिर सच्चाई बताने का फैसला किया। उसने कहा कि उसकी कजिन गर्भवती है। आरव और स्कारलेट विच दोनों चौंक गए। आरव को तो यकीन ही नहीं हुआ। अशी ने बताया कि बच्चा आरव का है और इसी वजह से समृद्धि सीक्रेट रेल्म में नहीं आई, वो क्लैन में रहकर अपने गर्भ का ध्यान रख रही है। ये सुनकर आरव के चेहरे के भाव बार बार बदलने लगे। वह खुद सोच में पड़ गया। वह पहले ही एक बच्चे का पिता बनने वाला था जिसे उसने देखा भी नहीं, और अब समृद्धि भी गर्भवती थी। स्कारलेट विच एक तरफ खड़ी थी, उसका चेहरा बेहद उदास और गंभीर था। उसके मन में हल्की जलन भी थी। वह और आरव साथ मिले थे, साथ गुफा में गए थे, लेकिन गर्भवती समृद्धि थी, वह नहीं। ये बात उसके दिल को चुभ रही थी। उधर आरव ने खुद को थोड़ा शांत किया और अशी को धन्यवाद कहा। वह अंदर से खुश भी था लेकिन उतना ही चिंतित भी। अगर कोबरा क्लैन ने सच में समृद्धि के साथ कुछ किया तो आरव ने मन ही मन कसम खा ली कि वह पूरे कोबरा क्लैन को खत्म कर देगा। अशी ने ठंडी नज़र से देखा, लेकिन अब उसे भी लग रहा था कि आरव का अपनी कजिन के लिए चिंता करना नकली नहीं है। अशी ने कहा कि उसकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट की सील खोल दो। आरव ने बिना हिचक उसे मुक्त कर दिया। अब दोनों के बीच की गलतफहमी दूर हो चुकी थी। आरव अशी का आभारी भी था कि उसने उसे समृद्धि के गर्भवती होने की खबर दी। अगर सब ठीक रहा तो सीक्रेट रेल्म से निकलने के बाद वह अपने बच्चे से मिल सकेगा। लेकिन कोबरा एंसेस्टर की बात उसके दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। मुक्त होने के बाद अशी ने आरव को गहराई से देखा और कहा कि उम्मीद है वह उसकी कजिन को निराश नहीं करेगा। ये कहकर वह वहां से चली गई। आरव ने दांत भींचे और तुरंत सोनू को फिर से बाहर निकाला। सोनू के बाहर आते ही आरव ने हेवनली पनिशमेंट स्वॉर्ड निकाल ली और उस पर हजारों वार कर दिए, लेकिन उसने ध्यान रखा कि वह उसे मारे नहीं। हर वार निचले हिस्से से ऊपर की ओर था, जैसे कोई कसाई मांस काटता है। सोनू के लिए यह मौत से भी बदतर था। अंत में जब वह मरने की हालत में पहुंच गया तब स्कारलेट विच ने आरव को रोका। आरव ने उसे वापस स्पिरिट बीस्ट बैग में डाल दिया। स्कारलेट विच ने आरव को शांत करने की कोशिश की और कहा कि समृद्धि ठीक होगी। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह स्कारलेट विच को लेकर आगे बढ़ गया। उसका इरादा था कि वह अपना गुस्सा किसी तरह निकालता रहेगा। स्पिरिट बीस्ट बैग के अंदर अब्दुल और बुल डेमन किंग ने सोनू की हालत देखी तो दंग रह गए। उन्हें लगा था कि उनका हाल सबसे खराब है, लेकिन सोनू की हालत तो उससे भी बदतर थी। उसका शरीर पहचान में नहीं आ रहा था। सोनू खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सीक्रेट रेल्म के अंदर आरव अब पूरी तरह गुस्से में था। अब वो सिर्फ अनाइलेशन अलायंस के दुश्मनों को नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति को दबा रहा था जो उसके सामने आ रहा था। वह स्टोरेज बैग छीनता और फिर उन्हें पीट देता। उसे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, बस अपना गुस्सा निकालना चाहता था। 7 दिनों में आरव ने लगभग 100 प्रतिभाशाली लोगों को दबा दिया। संख्या भले कम थी, लेकिन ये सभी हेवनली प्राइड रैंकिंग के इतिहास के शीर्ष प्रतिभाशाली थे। 8वें दिन आरव की मुलाकात एक पुराने परिचित से हुई। मुखबिर ने उसे देखकर हैरानी से उसका नाम लिया। आरव भी एक पल के लिए चौंका और फिर मन ही मन आह भरी। उसका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था और अब सामने ऐसा व्यक्ति आ गया जिससे वो खुलकर लड़ भी नहीं सकता था। मुखबिर के साथ खड़ा डेमन रेड गोस्ट तुरंत हत्या की नीयत से भर गया। उसे लगा कि आरव अनाइलेशन अलायंस का दुश्मन है। उसने चिल्लाते हुए कहा कि आरव ने उनके डेमन किंग से स्पिरिट स्टोन्स लूटे थे और आज उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आरव और मुखबिर दोनों चुप रह गए। स्कारलेट विच भी कुछ नहीं बोली। मुखबिर ने जल्दी से उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डेमन रेड गोस्ट और बाकी लोग पहले ही हमला कर चुके थे। आरव ने हंसते हुए कहा कि यह तो अच्छा हुआ, उसे अभी और लोगों को पीटने की ज़रूरत थी। अब उसे अपना गुस्सा निकालने का मौका मिल गया। आगे क्या हुआ ये पहले से तय था। ब्रदर, थोड़ा तो रहम करो, लड़ाई बंद कर दो। ब्रदर प्लीज़ रुक जाओ, वो मेरा कज़न है। डेमन रेड गोस्ट। ब्रदर, अगर तुम ऐसे ही मारते रहे तो सच में मर जाएगा। मेरे दादा के लिए ही सही छोड़ दो। इस समय डेमन रेड घोस्ट और उसके साथ आए 2 प्रतिभाशाली आरव की पिटाई से पहचान में भी नहीं आ रहे थे। मजबूरी में मुखबिर को बार बार दया की भीख मांगनी पड़ी। आरव का इरादा उन्हें मारने का नहीं था, वह तो बस अपना गुस्सा निकाल रहा था। अब उसका मन हल्का हो चुका था, इसलिए उसने हाथ रोक लिया। प्रीतम और बाकी लोग किसी तरह जान बचाकर जिंदा रहे, लेकिन अब उनकी आंखों में आरव के लिए गहरा डर था। ये शख्स सच में वैसा ही खतरनाक था जैसा लोग कहते थे, बल्कि उससे भी ज्यादा। एक ही वार में उन्हें हरा दिया गया था।
अगर यह बात बाहर कही जाए तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि नासेंट सोल रेल्म का कोई व्यक्ति ट्रिब्यूलेशन रेल्म के शिखर विशेषज्ञ को एक मौके में हरा सकता है। डेमन रेड घोस्ट और उसके साथियों को ये भी अजीब लग रहा था कि आरव ने मुखबिर से फिरौती वसूली थी, फिर भी दोनों के बीच रिश्ता इतना सहज क्यों लग रहा है, लेकिन आरव के सामने वे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पाए। आरव ने मजाक में पूछा कि क्या मुखबिर भी अनाइलेशन अलायंस में शामिल हो गया है। मुखबिर हंस पड़ा और बोला कि मजबूरी थी, डेमन लॉर्ड और माइटी बुल डेमन एंसेस्टर खुद उसके घर आए थे और बबलू ने भी दबाव बनाया था। उसने बताया कि असल में ये पूरा अलायंस बबलू ने ही शुरू किया था, बस बहुत कम लोग जानते हैं। आरव ने सिर हिलाया, उसे अब बात समझ आ गई। फिर मुखबिर ने स्कारलेट विच की तरफ देखकर मजाक किया कि आरव हमेशा सुंदर महिलाओं के साथ ही रहता है। स्कारलेट विच हल्का सा शर्मा गई। आरव ने उसे एक लात मार दी और कहा कि बकवास बंद करे। मुखबिर हंसते हुए बोला कि अभी सीक्रेट रेल्म में कई लोग आरव को ढूंढ रहे हैं, जैसे माइटी बुल डेमन क्लैन, स्पेस रिफ्ट क्लैन और ग्रे फ्लड ड्रैगन क्रोकोडाइल क्लैन। आरव ने दिलचस्पी से पूछा कि क्या वह उसकी चिंता कर रहा है। मुखबिर ने तुरंत कहा कि नहीं, उसे तो बस बुल डेमन किंग के मांस का स्वाद जानना है। आरव हंस पड़ा और बोला कि उसे निराशा होगी। मुखबिर चौंक गया और पूछा कि क्या उसने बुल डेमन किंग को मार दिया। आरव ने कहा कि नहीं, उसने उसे जिंदा पकड़ रखा है। इतना कहकर आरव ने बुल डेमन किंग को स्पिरिट बीस्ट पाउच से बाहर निकाला। बुल डेमन किंग ने चारों तरफ देखा और जैसे ही मुखबिर को पहचाना तभी आरव ने बिना कुछ कहे उसके शरीर से मांस काट लिया। बुल डेमन किंग दर्द से चिल्ला उठा। आरव ने उसके शरीर के कई हिस्सों से मांस काटा और फिर उसे वापस पाउच में डाल दिया। मुखबिर ये देखकर हैरान रह गया और बोला कि आरव ने तो उसे पालतू जानवर बना लिया है। आरव ने हंसते हुए कहा कि और भी है, और उसने आयरन फर्नेस में पानी डालकर अजूर फ्लेम टेक्निक से मांस पकाना शुरू किया। कुछ ही समय में खुशबू फैल गई। डेमन रेड घोस्ट और बाकी लोग हैरान थे कि हेवनली प्राइड रैंकिंग के प्रतिभाशाली अब खाने का सामान बन चुके हैं। आरव ने उन्हें भी खाने के लिए बुलाया। पहले तो वे हिचकिचाए, लेकिन खुशबू के आगे टिक नहीं पाए और आकर खाने लगे। मुखबिर खाते हुए बोला कि आरव की वजह से माइटी बुल डेमन क्लैन बहुत बदनाम हो गया है। अब लोग उनके मांस के लिए पैसे देते हैं और कई को मार भी दिया गया है। उसने बताया कि एक बैल की कीमत कई अरब स्पिरिट स्टोन्स तक पहुंच गई है। आरव ने शांत स्वर में कहा कि कुछ अरब तो कुछ भी नहीं है। ये सुनकर बाकी सब चुप हो गए। स्कारलेट विच ने मजाक में कहा कि वह डींगे मारना बंद करे। आरव हंस पड़ा। तभी डेमन रेड घोस्ट ने पूछा कि बुल स्टार लॉर्ड का क्या हुआ। आरव ने तुरंत अब्दुल को बाहर निकाला। जैसे ही वह बाहर आया, आरव ने तुरंत उसके शरीर से मांस काट लिया। अब्दुल गुस्से से उसे घूरने लगा। आरव ने धमकी दी कि अगर वह ऐसे ही देखता रहा तो उसकी आंखें निकाल देगा। अब्दुल ने गुस्से में जवाब दिया तो आरव ने सच में उसकी एक आंख निकाल दी और उसे वापस पाउच में फेंक दिया। ये देखकर डेमन रेड घोस्ट और बाकी लोग सन्न रह गए। उन्हें समझ आ गया कि आरव से टकराना मौत को बुलाना है। आरव ने उस आंख को भी पकाकर सबको बांट दिया। स्कारलेट विच ने उसे घिन से मना कर दिया, लेकिन मुखबिर ने मजे से खाया। बाकी लोगों ने मना कर दिया। डेमन रेड घोस्ट और उसके साथी अंदर से कांप रहे थे। उन्हें महसूस हो गया कि सही पक्ष चुनना कितना जरूरी है। अगर वे गलत तरफ होते तो आज वे खुद किसी के खाने की थाली में होते। हालांकि ये सब डेमन रेड घोस्ट के मन की भावनाएं थीं, लेकिन ज्यादातर सच ही थीं। सच तो ये था कि आरव ने अभी तक किसी दानव का मांस नहीं खाया था, लेकिन हालात देखकर सबको ऐसा ही लग रहा था। ब्रदर, अब आगे क्या करने का इरादा है? मुखबिर ने पेट भरने के बाद जिज्ञासा से पूछा। आरव ने ठंडी हंसी के साथ कहा कि अब वह शिकार करेगा और सबको पकड़ लेगा। मुखबिर मुस्कुराया और बोला कि सीक्रेट रेल्म इतना बड़ा है, सबको पकड़ने में बहुत समय लगेगा। आरव ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि उसका क्या प्लान है। मुखबिर हंस पड़ा और बोला कि क्या आरव भूल गया कि वह कौन है? आरव तुरंत समझ गया और बोला कि यह तो शानदार है। मुखबिर अनाइलेशन अलायंस के अंदर का आदमी था। दोनों तुरंत एक योजना पर सहमत हो गए। प्रीतम और बाकी लोग चुपचाप सुनते रहे। उन्हें समझ आ गया कि ये दोनों मिलकर लोगों को फंसाने वाले हैं। बस एक शर्त थी कि मुखबिर की असली पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए, और आरव ने इसमें पूरा साथ दिया। कुछ देर बाद विराज और नकुल जैसे लोग सीक्रेट रेल्म में दुर्लभ जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहे थे। उनकी ताकत काफी बढ़ गई थी। तभी विराज के कम्युनिकेशन जड़े स्लिप में संदेश आया। पढ़ते ही वह खुश हो गया। उसने बताया कि मुखबिर ने आरव का पता लगा लिया है। नकुल तुरंत सतर्क हो गया और पूछा कि वह कहाँ है। विराज ने बताया कि वह पूर्व दिशा में है और मुखबिर उसे पकड़ने के लिए पीछा कर रहा है। ये सुनकर सभी तुरंत वहां के लिए निकल पड़े।
इसी तरह राजेश और अभिराम को भी खबर मिली। उन्होंने भी बिना देर किए पूर्व दिशा की ओर रुख किया। धीरे धीरे सीक्रेट रेल्म में कई ताकतें इस खबर से आकर्षित होकर आरव की तरफ आने लगीं। उधर मुखबिर ने अपना जाल बिछा दिया था। वह खुद एक बड़े पेड़ पर बंधा हुआ लटका था। उसकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट सील थी। प्रीतम और बाकी लोग भी उसी तरह बांधे गए थे। ऐसा दिखाया गया था जैसे वे आरव से हारकर पकड़े गए हों। अगर बाद में कोई पूछे तो वह कहेगा कि आरव ने उसका स्टोरेज बैग और कम्युनिकेशन जेड स्लिप छीन लिया था। योजना पूरी तरह सुरक्षित लग रही थी। स्कारलेट विच पेड़ पर बैठकर दूर देख रही थी। उसे इंतजार था कि कौन सबसे पहले इस जाल में फंसेगा। आरव तो उत्साह से कांप रहा था। राजेश ने जवाब दिया था कि वह जल्द ही पहुंचने वाला है। आरव को उससे मिलने का इंतजार था। आधे दिन के अंदर ही कई लोग जाल में फंस गए। जैसे ही वे पहुंचे उन्हें समझ आया कि वे फंस चुके हैं। कुछ ने चिल्लाकर कहा कि यह जाल है, कुछ ने दया की भीख मांगी, लेकिन आरव ने किसी को नहीं छोड़ा। उसने सबके स्टोरेज बैग छीन लिए और जो विरोध करते थे उन्हें दबा दिया। कुछ को उसने मार दिया और बाकी को पकड़कर स्पिरिट बीस्ट बैग में डाल दिया ताकि बाद में काम आ सकें। स्पिरिट बीस्ट बैग के अंदर अब कई प्रतिभाशाली लोग जमा हो गए थे। सोनू, अब्दुल और बुल डेमन किंग सब नए आने वालों को देखकर अजीब भाव से देख रहे थे। ग्रे क्रोकोडाइल क्लैन का एक दानव बोला कि अच्छा हुआ आरव ने उन्हें अभी तक नहीं मारा। अब्दुल ने आह भरी और सोचा कि सबका हाल अब एक जैसा ही है। आखिरकार छोटे मोटे शिकार के बाद वह व्यक्ति आया जिसका आरव इंतजार कर रहा था, राजेश। जैसे ही राजेश ने आरव को देखा उसकी आंखों में आग भर गई और उसके पीछे ब्लेजिंग सुंदरम इमेज प्रकट हो गया। आरव जोर से हंसा और बोला कि आखिरकार वह आ ही गया। उस समय राजेश ने ध्यान दिया कि मुखबिर, प्रीतम और बाकी सभी पेड़ों से बंधे हुए हैं। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह कोई साधारण बात नहीं है, यह एक जाल है। फिर भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ और उसने आरव को घूरते हुए सीओ चोर कहकर पुकारा। उसके पास खड़ा अभिराम भी सब समझ गया था, लेकिन जब उसने आरव की कल्टिवेशन देखी और पाया कि वह केवल नासेंट सोल रेल्म में है तो उसका डर खत्म हो गया। उसे अपनी ताकत पर इतना भरोसा था कि उसने आरव को हल्के में ले लिया। उसने कभी आरव की असली ताकत देखी ही नहीं थी। राजेश को खतरा महसूस हो गया था और वह पीछे हटने की सोच रहा था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अभिराम पूरी तरह हत्या के इरादे से आगे बढ़ चुका था। आरव भी आगे बढ़ा। उसके पीछे फिनिक्स धर्म फॉर्म प्रकट हुआ और आकाश में गूंज उठा। अभिराम ने हमला करने का आदेश दिया और सबने एक साथ आक्रमण कर दिया, लेकिन अगले ही पल आरव ने जोरदार हमला किया। उसके एक ही प्रहार में बाकी सब लोग धूल बन गए। केवल अभिराम बचा, वह भी बुरी तरह घायल होकर खून उगल रहा था। अभिराम को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। आरव ने बिना दया के दूसरा प्रहार किया और उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। उसकी आत्मा भी बच नहीं सकी। अभिराम को मरते देख राजेश तुरंत भागने लगा। उसे समझ आ गया था कि आरव अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन आरव ने हंसते हुए उसका पीछा किया। कुछ ही पलों में वह उसके सामने आ गया। राजेश डर से कांप उठा, लेकिन फिर भी भागने की कोशिश करता रहा। आरव जानबूझकर उसे तुरंत नहीं मार रहा था। वह चाहता था कि राजेश डर और निराशा को पूरी तरह महसूस करे, वही दर्द जो उसने कभी आरव को दिया था। आखिरकार राजेश सह नहीं पाया और उसने मरने मारने की ठान ली। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, यहाँ तक कि अपनी जीवन शक्ति भी जला दी, लेकिन आरव के सामने वह कुछ भी नहीं था। आरव के एक साधारण प्रहार से ही राजेश पूरी तरह टूट गया। उसका शरीर लगभग खत्म हो गया और वह लड़ने के लायक नहीं बचा। आरव उसके पास पहुंचा और उसका गला पकड़ लिया। राजेश ने कहा कि अगर मारना है तो मार दो। आरव ने कुछ पल सोचा और कहा कि वह उसे अभी नहीं मारेगा, वह उसे जिंदा रखेगा ताकि बाद में बबलू के सामने उसे मार सके। ये कहकर आरव ने राजेश की प्राइमोर्डियल स्पिरिट को सील कर दिया और उसे अलग स्पिरिट बीस्ट पाउच में बंद कर दिया। अब राजेश आरव के लिए खतरा नहीं था। आरव की ताकत बहुत बढ़ चुकी थी। वह अभी रिलीज रेल्म तक नहीं पहुंचा था, लेकिन अब उसमें उस स्तर के लोगों से लड़ने की क्षमता आने लगी थी। पेड़ पर लटका मुखबिर ये सब देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा कि पहले वह आरव के बराबर था, लेकिन अब दोनों के बीच का अंतर बहुत बढ़ चुका है। सिर्फ एक साल में आरव की ताकत असामान्य गति से बढ़ी थी। स्कारलेट विच ने मुस्कुराकर कहा कि वह आरव से तुलना नहीं कर सकता। मुखबिर ने भी मान लिया कि वह सही कह रही है। आरव वापस पेड़ के पास आया। मुखबिर ने पूछा कि क्या वह राजेश को नहीं मारेगा। आरव ने कहा कि वह उसे बबलू के सामने मारेगा। इसके बाद और भी लोग जाल में फंसकर आए और आरव ने उन्हें आसानी से दबा दिया। राजेश को पकड़ने के बाद आरव का मन काफी प्रसन्न था। एक दिन बाद दूर से विराज, नकुल और उनके साथी आए।
उन्होंने आरव को देखा और साथ ही मुखबिर को पेड़ से बंधा हुआ देखा। उन्हें जरा भी शक नहीं हुआ कि यह सब मिलकर किया गया जाल है। लेकिन नकुल ने तुरंत खतरा महसूस किया और चिल्लाया कि यह जाल है। फिर भी उसे ज्यादा डर नहीं लगा क्योंकि वह खुद ट्रिब्यूलेशन रेल्म के शिखर का विशेषज्ञ था। आरव ने बिना देर किए हमला कर दिया। नकुल और उसके साथियों ने भी पूरी ताकत से जवाब दिया, लेकिन आरव की ताकत अब अलग स्तर पर थी। विराज ने तुरंत खतरा समझ लिया और भागने को कहा, लेकिन देर हो चुकी थी। आरव ने फिनिक्स टेक्निक से उन तक पहुंचकर 3 जोरदार प्रहार किए। 2 लोग तुरंत मारे गए और नकुल भी बुरी तरह घायल होकर लगभग मरने की हालत में पहुंच गया। अब उसे समझ आ गया था कि आरव कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक सच्चा राक्षस है जिसके सामने वह बिल्कुल बेबस है। आरव ने अब तक जो ताकत दिखाई थी उससे साफ था कि वह रिलीज ऑफ कैलमिटी रेल्म के महान विशेषज्ञ बनने से ज्यादा दूर नहीं है। विराज के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। वह भागना चाहता था लेकिन उसके कदम जम गए। उसे अच्छी तरह पता था कि आरव की गति से बचना लगभग असंभव है। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था, किसी तरह इस पागल से बचकर निकलना। आरव ने हैरानी से पूछा कि वह भाग क्यों नहीं रहा। विराज ने बेबस होकर कहा कि भागने से क्या फायदा, वे खुद ही जाल में आकर मरने वाले बन गए हैं। आरव हंस पड़ा और बोला कि उसका दिमाग ठीक काम करता है लेकिन ताकत के बिना समझदारी बेकार है। उधर नकुल खून में पड़ा हुआ था, उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि 1 साल में आरव इतना ताकतवर कैसे हो गया। पहले तो विराज उससे मुकाबला कर सकता था लेकिन अब तो वह खुद भी उसके सामने कुछ नहीं था। आरव धीरे धीरे नकुल की ओर बढ़ा। वह उसे पहचानता भी नहीं था लेकिन उसे जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं था। नकुल ने आखिरी बार लड़ने की कोशिश की लेकिन विराज तुरंत उसके सामने आ गया और आरव से अपने भाई को छोड़ देने की भीख मांगने लगा। नकुल ने कहा कि वह खुद आरव को रोकेगा और विराज को भागने को कहा, लेकिन विराज ने मना कर दिया। उसने समझ लिया था कि अब बचना नामुमकिन है। उसने ये भी सोच लिया कि अगर आरव जिंदा रहा तो भविष्य में डेमन लॉर्ड की पूरी वंश पर खतरा आ सकता है। कुछ ही पलों में विराज ने बड़ा फैसला लिया। वह आरव के सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला कि वह उसे अपना स्वामी मानना चाहता है और कभी विश्वासघात नहीं करेगा। आरव ये देखकर दंग रह गया। नकुल भी चौंक गया और गुस्से में विराज को रोकने लगा। उसने कहा कि वे डेमन लॉर्ड की संतान हैं और दुश्मन के सामने झुकना शर्म की बात है। लेकिन विराज ने साफ कहा कि वह डर की वजह से नहीं बल्कि अपने पूरे वंश को बचाने के लिए ये कर रहा है। उसकी नज़र में आरव अब एक ऐसा अस्तित्व था जो भविष्य में सब पर भारी पड़ेगा। नकुल ने कुछ देर सोचा और अंत में वह भी समझ गया। उसने भी घुटने टेक दिए और आरव को अपना स्वामी मानने की शपथ ले ली। आरव पूरी तरह उलझन में था। वह तो उन्हें मारने वाला था और ये दोनों खुद ही उसके सामने झुक गए। उसने पूछा कि उसने कब उन्हें स्वीकार किया। तभी स्कारलेट विच ने समझाया कि डेमन लॉर्ड की वंशावली अलग होती है। उनके खून में एक श्राप होता है। अगर वे किसी के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं तो वह श्राप सक्रिय हो जाता है और अगर वे कभी विश्वासघात करें तो तुरंत मर जाते हैं। आरव हैरान रह गया और कारण पूछा। तब विराज ने बताया कि उनकी वंशावली पहले ह्यूमन एम्परर की सेवा में थी। हर सदस्य को जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होती थी। उसी वजह से यह श्राप उनके खून में है। ह्यूमन एम्परर के पतन के बाद ये शक्ति निष्क्रिय हो गई थी। ये सुनकर आरव ने सब समझ लिया। स्कारलेट विच भी चकित रह गई। अब विराज और नकुल दोनों घुटनों पर झुके रहे, आरव के निर्णय का इंतजार करते हुए। आरव ने थोड़ी देर सोचा। पहले वह उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहता था लेकिन अब स्थिति अलग थी। अगर वे सच में ह्यूमन एम्परर की वंश से जुड़े हैं तो उन्हें स्वीकार करना गलत नहीं होगा। आखिरकार आरव ने कहा कि वह उन्हें स्वीकार करता है। ये सुनकर दोनों के चेहरे पर खुशी छा गई। उन्होंने तुरंत शपथ ली। उनके शरीर पर प्राचीन चिन्ह उभरे और फिर गायब हो गए। इससे साबित हो गया कि शपथ पूरी तरह लागू हो चुकी है। अब अगर विराज या नकुल कभी आरव के साथ विश्वासघात करेंगे तो वे तुरंत नष्ट हो जाएंगे। नकुल और विराज को अपने साथ लेने के बाद अब वे पूरी तरह आरव के पक्ष में आ गए थे। स्कारलेट विच ने तुरंत आरव को बताया कि यह बहुत बड़ा फायदा है। डेमन लॉर्ड की वंशावली ने हजारों सालों में कभी किसी इंसान को अपना स्वामी नहीं माना था। उनके खून में मौजूद श्राप इतना शक्तिशाली था कि नकुल और विराज अब विश्वासघात के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। अगर उनके मन में ऐसा विचार भी आया तो वे असहनीय पीड़ा झेलेंगे। ये सुनकर आरव को समझ आया कि ह्यूमन एम्परर ने पूरे 9 राज्यों पर राज कैसे किया था। उसके पास लोगों को वश में रखने का ऐसा ही तरीका था। सच में जो सत्ता में होते हैं वे साधारण नहीं होते।
अब जब नकुल और विराज उसके साथ थे, आरव ने बात छुपाने की जरूरत नहीं समझी। वह उन्हें लेकर पेड़ के पास गया जहां मुखबिर और बाकी लोग बंधे हुए थे। आरव ने सहज अंदाज में कहा कि ये दोनों खुद ही उसे अपना स्वामी मानने आ गए। ये सुनकर मुखबिर और प्रीतम दोनों स्तब्ध रह गए। एक डेमन लॉर्ड का बेटा और दूसरा शीर्ष प्रतिभाशाली दोनों किसी के अधीन हो गए, यह विश्वास करना मुश्किल था। लेकिन नकुल और विराज के लिए यह अपमानजनक था कि उन्हें धोखा दिया गया। उन्हें अब समझ आ गया था कि मुखबिर पहले से आरव के साथ मिला हुआ था। हालांकि वे अब आरव के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मन ही मन मुखबिर से बदला लेने का सोचा। इसके बाद आरव ने शिकार जारी रखा, लेकिन अब छोटे मोटे लोग आने लगे। उसने खुद लड़ना छोड़ दिया और नकुल को आगे कर दिया। मुखबिर को भी नीचे उतार दिया गया। उसने बताया कि अब लगभग सभी लोग आ चुके हैं, बस स्पेस रिफ्ट क्लैन और एंशिएंट ड्रैगन एलिफेंट क्लैन नहीं आए। आरव ने पूछा कि गोल्डन विंग रॉसी क्लैन क्यों नहीं आया। मुखबिर ने बताया कि शायद ये फिनिक्स टेक्निक से जुड़ा है, क्योंकि वे फिनिक्स के वंशज हैं। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन मन में सोचा कि अगर वे भी आते तो सब एक ही जगह मिल जाते। इसके बाद आरव ने सबको साथ बैठकर खाना खाने के लिए बुलाया। उसने स्पिरिट बीस्ट पाउच से कई पकड़े हुए दानव निकाले और उनका मांस काटकर पकाना शुरू किया। बुल डेमन किंग को भी नहीं छोड़ा गया। उसका एक पैर काट दिया गया और उसे वापस अंदर नहीं डाला गया, बल्कि सबके सामने बैठाकर खाना खिलाया गया। बुल डेमन किंग लगभग रोने की हालत में था। उसने देखा कि विराज भी उसी का मांस खा रहा है जैसे कोई सम्मानित अतिथि हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। तभी आरव ने विराज को आदेश दिया कि बैल के अंडकोश काटे। विराज ने बिना हिचक आदेश मान लिया। बुल डेमन किंग दर्द से चीख उठा। उसे अब पूरी तरह समझ आ गया कि विराज और नकुल अब आरव के सेवक बन चुके हैं। आरव ने उन अंडकोशों को भूनकर सबको खिलाया। स्कारलेट विच ने इसे खाने से मना कर दिया, लेकिन बाकी सभी ने खाया। मुखबिर ने तारीफ की कि स्वाद बहुत अच्छा है। नकुल ने भी माना कि माइटी बुल डेमन क्लैन का मांस सच में स्वादिष्ट है। आरव ने मजाक में कहा कि अगर और चाहिए तो उसके पास और भी सामान है। मुखबिर ने मजाक में कहा कि वह आरव के साथ भाई बनना चाहता है, लेकिन आरव ने साफ मना कर दिया। नकुल और विराज उसे घूरने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि वह फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। 3 दिन बाद मुखबिर और बाकी लोग चले गए। आरव ने उन्हें खाली हाथ नहीं जाने दिया और अपने लूटे हुए स्टोरेज बैग्स का आधा हिस्सा उन्हें दे दिया। अब आरव, स्कारलेट विच, नकुल और विराज आगे बढ़े। रास्ते में जो भी दानव मिले उन्हें दबा दिया गया। अब आरव को खुद लड़ने की जरूरत भी नहीं थी, उसके पास मजबूत सेवक थे। 4 दिन बाद हेवनली मिस्ट्री सेक्ट के सीक्रेट रेल्म का तीसरा परीक्षण शुरू हुआ। अचानक एक अदृश्य बैरियर प्रकट हुआ और सबको अलग अलग कर दिया गया। हर व्यक्ति लगभग 100 मील दूर अलग हो गया। आरव ने शांत होकर सोचा कि अब हर किसी को ये परीक्षा अकेले ही पास करनी होगी, जैसे उसने पहले भी किया था। भीड़ में कभी परीक्षा न दी हो तो क्या होता है, इसका जवाब आरव को तुरंत मिल गया। जैसे ही तीसरा परीक्षण शुरू हुआ, सामने काले कवच वाले योद्धाओं की विशाल सेना प्रकट होने लगी। सैकड़ों, हजारों और फिर 50,000। इनकी संख्या भले आधी कर दी गई थी, लेकिन सभी की शक्ति नासेंट सोल रेल्म में थी। सभी ने एक साथ घोषणा की कि तीसरा परीक्षण शुरू हो चुका है, और फिर वे अपने हथियार लेकर आरव पर टूट पड़े। आरव बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि यह पिछले स्तर से कहीं अधिक कठिन होगा। उसने धीरे से कहा, अजूर फ्लेम्स एंगल्फ द वर्ल्ड, और तुरंत पृथ्वी की अग्नि और क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम मिलकर एक भयानक अग्निसागर बन गए। कुछ ही क्षणों में पूरा क्षेत्र जल उठा और 50,000 काले कवच वाले योद्धा राख बनकर गायब हो गए। एक ठंडी आवाज आई, टेस्ट पास्ट। आरव ने समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत स्कारलेट विच की तरफ बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका परीक्षण अभी जारी था और एक बैरियर उसे घेर कर रखे हुए था। आरव आसानी से अंदर चला गया। स्कारलेट विच उसे देखकर खुश हो गई, लेकिन साथ ही चिंतित भी थी। जैसे ही आरव ने हस्तक्षेप किया, सभी काले कवच वाले योद्धा रुक गए और घोषणा की, बाहरी हस्तक्षेप, कठिनाई 10 गुना बढ़ेगी। अगले ही पल उनकी शक्ति बढ़कर नासेंट सोल रेल्म के 9वें स्तर के शिखर तक पहुंच गई। स्कारलेट विच डर गई। 50,000 ऐसे योद्धा, ये लगभग असंभव था। लेकिन आरव ने फिर वही किया। अग्नि का सागर दोबारा उठा और सबको निगल गया। कुछ ही क्षणों में सब समाप्त हो गया। तीसरा स्तर पार हो गया। स्कारलेट विच भावुक होकर आरव से लिपट गई और धन्यवाद कहा। आरव मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में चिंता शुरू हो चुकी थी। अगर आगे के परीक्षणों में ये योद्धा ट्रिब्यूलेशन रेल्म तक पहुंच गए तो तब क्या होगा? उसने सोचा कि अपने लिए तो वह संभाल लेगा, लेकिन स्कारलेट विच का क्या?
वह कैसे मदद करेगा बिना कठिनाई और बढ़ाए? कुछ देर बाद नकुल ने आधे घंटे में अपना परीक्षण पूरा कर लिया, लेकिन विराज को 3 घंटे लगे और वह बुरी तरह घायल हो गया। आरव ने उसे दवाइयां दी और सब आगे बढ़ गए। 3 दिन बाद आरव की मुलाकात क्रिम्सन स्पिरिट ड्रैगन से हुई। उसे देखकर आरव खुश हो गया, लेकिन सामने वाले की आंखों में सिर्फ बदला था। क्रिम्सन स्पिरिट ड्रैगन ने गुस्से में कहा कि आज वह बदला लेगा। आरव ने हल्के में उसकी प्रगति की तारीफ की, लेकिन यह साफ था कि दोनों के स्तर में अब बहुत बड़ा अंतर था। लड़ाई शुरू हुई। क्रिम्सन स्पिरिट ड्रैगन ने अपना असली रूप धारण किया और सुनहरी पंखों की बारिश कर दी। हर पंख एक घातक हथियार था। नकुल आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन आरव ने उसे रोक दिया। आरव ने एक ही मुक्का मारा, सारे सुनहरे पंख तुरंत टूटकर राख हो गए। क्रिम्सन स्पिरिट ड्रैगन चौंक गया। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक सुनहरी तलवार बनाई और अंतिम हमला किया, लेकिन आरव ने फिर एक मुक्का मारा। बस एक ही वार क्रिम्सन स्पिरिट ड्रैगन खून उगलते हुए पीछे जा गिरा। एक ही मुक्के में हार गया। बूम! क्रिम्सन स्पिरिट ड्रैगन का विशाल शरीर हवा में उछलता हुआ पीछे गया, अनगिनत ऊंचे पहाड़ों को तोड़ता हुआ अंत में जमीन में गहराई तक धंस गया। वह खून से लथपथ पड़ा था, चेहरा हैरानी और गुस्से से भरा हुआ। वह उठकर फिर लड़ना चाहता था, लेकिन आरव के एक ही मुक्के ने उसका शरीर तोड़ दिया था और उसकी आत्मा की चमक भी फीकी पड़ गई थी। सिर्फ एक मुक्का और वह पूरी तरह हार गया। असल में आरव ने अभी भी दया दिखाई थी। अगर वह पूरी ताकत लगाता तो क्रिम्सन स्पिरिट ड्रैगन वहीं खत्म हो जाता। ये देखकर क्रिम्सन डेमन लॉर्ड और उसके साथ खड़े गोल्डन विंज्ड रॉक के दोनों प्रतिभाशाली दंग रह गए। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आरव इतना शक्तिशाली हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ नकुल, विराज और स्कारलेट विच बिल्कुल शांत थे। उन्हें पहले से पता था कि आरव कितना भयानक हो चुका है। आरव ने सिर हिलाते हुए कहा कि उसका स्तर तो बड़ा है, लेकिन असली ताकत अभी भी बहुत पीछे है। ये सुनकर क्रिम्सन स्पिरिट ड्रैगन गुस्से से फिर खून उगल बैठा। जो कभी शीर्ष प्रतिभाशाली था, आज उसे कमजोर कहा जा रहा था। अब क्रिम्सन डेमन लॉर्ड का धैर्य टूट गया। उसका चेहरा सख्त हो गया और उसने आगे बढ़ते हुए अपनी भयानक आभा फैला दी। उसकी ताकत इतनी प्रचंड थी कि आसपास की जगह तक टूटने लगी। वह ट्रिब्यूलेशन रेल्म के शिखर का विशेषज्ञ था और यही उसका आत्मविश्वास था। उसने अपने भतीजे को पीछे रहने को कहा और खुद आरव से लड़ने का फैसला किया। उसके साथ आए दोनों गोल्डन विंज्ड रॉक के प्रतिभाशाली नकुल को रोकने के लिए तैयार हो गए। क्रिम्सन डेमन लॉर्ड को भरोसा था कि वह आरव को आसानी से हरा सकता है, क्योंकि वह खुद भी क्रिम्सन स्पिरिट ड्रैगन को एक मुक्के में हरा सकता था। उसने अपने भतीजे को दिलासा दिया और कहा कि वह आरव का सिर काटकर उसे देगा। ये सुनकर आरव खुद को रोक नहीं पाया और जोर से हंस पड़ा। उसे ये पूरा दृश्य बहुत मजाकिया लग रहा था। नकुल, विराज और स्कारलेट विच भी अंदर ही अंदर हंस रहे थे। क्रिम्सन डेमन लॉर्ड को यह अपमान लगा और वह गुस्से से चिल्लाया। आरव ने हंसते हुए कहा कि वह बस मजाकिया था और उन्हें जारी रखने को कहा। अब क्रिम्सन डेमन लॉर्ड पूरी तरह भड़क गया। उसने अपना असली रूप धारण कर लिया, एक विशाल गोल्डन विंज्ड रॉक जिसकी लंबाई हजारों फीट थी। आसमान कांप उठा, धरती टूटने लगी और उसकी गति से पूरा वातावरण हिल गया। उसने अपनी चोंच पर एक चमकदार सुनहरी ऊर्जा इकट्ठा की जो किसी दिव्य भाले जैसी थी और सीधे आरव की ओर झपटा। लेकिन उसी क्षण आरव ने ठंडे स्वर में कहा, डिवाइन फीनिक्स स्लैश, और असली टकराव अब शुरू होने वाला था। एक विशाल फीनिक्स की छवि प्रकट हुई और शून्य की ओर गूंज उठी। फीनिक्स से रंग-बिरंगी रोशनी चारों ओर फैल गई, जिससे पूरा क्षेत्र चमक उठा। जैसे ही फीनिक्स प्रकट हुआ, क्रिम्सन डेमन लॉर्ड, क्रिम्सन स्पिरिट ड्रैगन और गोल्डन विंग रॉक कबीले के बाकी दो प्रतिभाशाली युवाओं ने अचानक महसूस किया कि उनकी रक्तरेखा शक्ति दब गई है। उनके दिलों में एक गहरी दबाव की भावना उत्पन्न हुई, जैसे वे स्वाभाविक रूप से झुकने को मजबूर हो गए हों। ये फीनिक्स की वह शक्ति थी जो अपनी संतानों की रक्तरेखा को दबा देती है। जैसे ही फीनिक्स की रक्तरेखा सक्रिय हुई, उसने क्रिम्सन डेमन लॉर्ड के हमले को लगभग 30% तक कमजोर कर दिया, और ये तो केवल रक्तरेखा का दमन था। क्या? क्रिम्सन डेमन लॉर्ड चौंक गया। फीनिक्स से उसे न केवल दमन महसूस हुआ बल्कि एक गहरा संकट भी महसूस हुआ। तभी फीनिक्स के पंखों से एक लाल सुनहरी धार निकली जो सीटी की आवाज के साथ उसकी ओर बढ़ी। बूम बूम! शून्य में एक भयानक विस्फोट हुआ। इसके बाद क्रिम्सन डेमन लॉर्ड की स्थिति बेहद दयनीय हो गई और उसका विशाल गोल्डन विंग रॉक रूप पीछे की ओर उड़ गया। उसके शरीर से लाल रक्त जमीन पर बिखर गया और उसका आधा शरीर कट गया। वो जोर से जमीन पर गिरा, खून उगलते हुए, और उसके चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था।
वो जो त्रिभुवन संकट स्तर के 9वें स्तर का शीर्ष विशेषज्ञ था, एक ही वार में हार गया। ये बात उसके लिए असंभव थी और वह इसे सच मानने को तैयार नहीं था। क्या ये कैसे संभव है? बाकी दो गोल्डन विंग रॉक प्रतिभाएं स्तब्ध रह गई और तुरंत आरव पर हमला कर दिया। चाचा! क्रिम्सन स्पिरिट ड्रैगन गरजा क्योंकि उसका अपना चाचा एक ही वार में हार गया था। दोनों प्रतिभाएं आगे बढ़ीं लेकिन आरव ने बस हाथ हिलाया और दो मुक्कों की किरणें छोड़ीं। बूम बूम! दोनों की हड्डियां चूर चूर हो गईं और वे तुरंत दबा दिए गए। क्रिम्सन डेमन लॉर्ड खून से लथपथ पड़ा था और आरव को अपनी ओर आते देख उसे मौत का डर महसूस हुआ। वो समझ गया कि वे पूरी तरह हार चुके हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि 20 साल का यह इंसान इतना शक्तिशाली होगा। अगर उसे कुछ और साल मिल जाएं तो वह निश्चित ही किसी भी महान शक्तिशाली को दबा सकता है। आरव उसके पास आया, उसे ऊपर नीचे देखा और होंठ सिकोड़ते हुए बोला, बुरा नहीं। फिर नीचे देखकर सिर हिलाया, खाने लायक कुछ खास नहीं, अफसोस। मारना है तो मार दो, क्रिम्सन डेमन लॉर्ड ने गर्व से कहा। आरव हंसा और बोला, मारूं? नहीं, तुम्हारे बहुत साथी हैं। ये कहकर उसने उसे स्पिरिट बीस्ट बैग में डाल दिया और बाकी दो प्रतिभाओं को भी कैद कर लिया। उनके लिए ये सब बस मांस का भंडार थे, जब चाहो खाओ, जहां चाहो खाओ। इसके बाद वह एनके की ओर बढ़ा। उसने गुस्से में दांत पीसे लेकिन आरव मुस्कुराया, चिंता मत करो, तुम नहीं मरोगे, हम बार बार मिलेंगे। और उसे भी कैद कर लिया। वास्तव में आरव उन्हें मारना नहीं चाहता था क्योंकि उनका कबीला सीधे दुश्मन नहीं था, लेकिन अब वे सब उसके लिए सिर्फ भोजन थे। स्पिरिट बीस्ट बैग के अंदर सैकड़ों दैत्य प्रतिभाएं इकट्ठी थीं, अब्दुल सोनू और अब क्रिम्सन डेमन लॉर्ड भी। सभी शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ अब कैदी बन चुके थे। क्रिम्सन डेमन लॉर्ड हैरान होकर बोला, क्या तुम सब भी उस दुष्ट सीओ द्वारा पकड़े गए हो? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। सोनू ने थकान से कहा, हाँ, और आह भरी। क्रिम्सन डेमन लॉर्ड ने सोचा कि आरव उन्हें बंधक बनाकर फिरौती वसूलना चाहता है क्योंकि वह पहले भी ऐसा कर चुका था, लेकिन सोनू ने गहरी नज़र से उसे देखते हुए कहा, काश ऐसा ही होता, इससे बेहतर होता। बाकी सभी ने चुपचाप सहमति जताई। आरव उनके लिए किसी इंसान जैसा नहीं बल्कि एक राक्षस जैसा था। 2 महीने बाद आरव ने लगभग सभी शक्तिशाली प्रतिभाओं को दबा दिया था और उसकी ख्याति पूरे गुप्त लोक में फैल चुकी थी। उसने 80% से अधिक स्टोरेज बैग लूट लिए थे और ज़्यादातर दुश्मन खत्म हो चुके थे। अब केवल स्पेस रिफ्ट और एंशिएंट ड्रैगन एलिफेंट कबीले ही बचे थे। इसी दौरान मुखबिर फिर से मिला लेकिन उसकी हालत बेहद खराब थी। उसने पछताते हुए कहा कि काश वह यहाँ आया ही न होता। आरव ने उसे अपने साथ रहने को कहा ताकि वह उसे बचा सके। वहीं स्कारलेट विच बहुत चिंतित थी कि आगे के परीक्षण और कठिन होंगे और कहीं वह आरव पर बोझ न बन जाए। आरव समझ नहीं पा रहा था कि ह्यूमन एम्परर ने इतना खतरनाक गुप्त लोक क्यों बनाया। उसने सोचा कि अगर खतरा और बढ़ा तो वह स्कारलेट विच और बाकी लोगों को स्पिरिट बीस्ट बैग में छिपा देगा, भले ही इससे लाइफ स्लेइंग रेल्म का मौका छूट जाए। दूसरी ओर स्पेस रिफ्ट और एंशिएंट ड्रैगन एलिफेंट कबीले के लोग साथ में केके गंभीर चर्चा कर रहे थे। केके ने साफ कहा कि आरव की ताकत उम्मीद से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है और अब कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। चार्ल्स ने कहा कि अब केवल छिपकर बचना ही एकमात्र रास्ता है। अलेक्स गुस्से में था लेकिन वह भी जानता था कि सामने जाना मौत को बुलाना है। स्पेस रिफ्ट कबीले की विशेष इंद्रिय शक्तियों की वजह से वे दूर से ही आरव की गतिविधियों को सुन और समझ पा रहे थे। उन्हें पहले ही पता चल गया था कि आरव और मुखबिर ने जाल बिछाया था। आखिरकार उन्होंने मान लिया कि अभी लड़ना आत्महत्या है और वे मदद की तलाश में निकल पड़े। हालांकि उन्हें ये भी समझ आ गया था कि अब शायद ही कोई बचा है जो आरव का मुकाबला कर सके। ये कहा जा सकता है कि अगर स्पेस रिफ्ट क्लैन के उन 2 सदस्यों की विशेष क्षमता न होती तो आरव बहुत पहले ही उन लोगों को ढूंढ चुका होता और उनका अंजाम क्या होता ये पहले से ही स्पष्ट था। बस करो, बहस बंद करो, ये सोचो कि इस सीक्रेट रेल्म में जिंदा कैसे रहना है, केके ने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन उसके शब्दों में गहरी बेबसी साफ झलक रही थी। आरव की प्रतिभा उनकी कल्पना से कहीं अधिक थी और अब कोई भी उसके सामने टिकने की उम्मीद नहीं कर सकता था। क्या वे बस चुपचाप छिपकर सीक्रेट रेल्म खत्म होने का इंतजार करें? लेकिन क्या सच में ऐसा करना संभव था? क्या वे सभी परीक्षणों से बच पाएंगे? चार्ल्स, एलेक्स और बाकी लोग बाहर की दुनिया में प्रसिद्ध प्रतिभाएं थे जो बस एक कदम दूर थे महान शक्तिशाली बनने से, लेकिन अब उनकी हालत सड़क पर भागते चूहों जैसी हो गई थी जो सामने आने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। केके की स्थिति थोड़ी बेहतर थी क्योंकि कम से कम आरव उसे देखकर सीधे नहीं मारेगा।
आखिरकार उसकी कज़न स्कारलेट विच अभी जीवित थी, लेकिन फिर भी उसके मन में डर और पछतावा भरा हुआ था। वह चाहता था कि आरव सीक्रेट रेल्म में ही मर जाए, क्योंकि अगर बाहर जाकर डेमन एम्परर को पता चल गया कि उसने कभी स्कारलेट विच के खिलाफ साजिश की थी तो उसका अंत निश्चित था। तभी अचानक चार्ल्स ने दूर देखते हुए कहा, कोई आ रहा है। सभी तुरंत सतर्क हो गए क्योंकि वे हर पल आरव के डर में जी रहे थे। नहीं, यह आरव नहीं है लेकिन इंसान है, चार्ल्स ने ध्यान से महसूस करते हुए कहा। केके ने शक जताया कि शायद ये या नायर फैमिली का कोई सदस्य होगा, क्योंकि सिंह फैमिली का सबसे शक्तिशाली सदस्य अभिराम पहले ही मारा जा चुका था। तभी एक काले कपड़ों वाला व्यक्ति उनके सामने आकर रुका और बोला, मैं तुम्हारे साथ सहयोग करने आया हूँ, और अपनी असली पहचान दिखा दी। उसे देखकर सभी चौंक गए। समय तेजी से बीता और 1 महीना और गुजर गया। इस दौरान आरव ने अपने लूटे हुए सभी संसाधनों को व्यवस्थित किया और हर स्टोरेज बाग से प्राचीन वस्तुएं निकालकर अलग रखीं। अब उसके पास लगभग 1000 प्राचीन वस्तुएं थीं, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति में ये सब बहुत मामूली लग रहा था। वह सोच रहा था कि अगले परीक्षण के बाद वह और प्राइमोर्डियल क्लोन्स बनाएगा, क्योंकि सीक्रेट रेल्म में तो वह लगभग अजेय था, लेकिन स्टार्ट कॉन्टिनेंटल में अभी भी उसे लंबा रास्ता तय करना था। उसे बाहर निकलते ही समृद्धि को ढूंढना था और कोब्रा एंसेस्टर से टकराव तय था। उसके पास अभी सिर्फ 1.5 साल का समय बचा था, इसलिए उसे लाइफ सेवरिंग रेल्म के अवसर के लिए अपनी शक्ति को अधिकतम करना था। इसी बीच मुखबिर और बाकी लोग भी उसके साथ ही रहे, क्योंकि वे जानते थे कि उसके बिना अगला परीक्षण उनके लिए जानलेवा हो सकता है। आखिरकार सीक्रेट रेल्म का 5वां परीक्षण शुरू हुआ। सभी लोग एक साथ खड़े थे, लेकिन अचानक एक प्रकाश दीवार ने उन्हें अलग कर दिया। इस बार जो सैनिक प्रकट हुए वे पहले जैसे ब्लैक आर्मर्ड नहीं बल्कि रेड आर्मर्ड वॉरियर्स थे। कुल 10,000 रेड आर्मर्ड वॉरियर्स प्रकट हुए, और सबसे डरावनी बात यह थी कि उन सभी की शक्ति ट्रिब्यूलेशन रेल्म में थी, भले ही वे शुरुआती स्तर पर ही क्यों ना हों। 10,000 ट्रिब्यूलेशन रेल्म योद्धाओं का एक साथ हमला किसी भी क्षण विनाश ला सकता था। आरव ने स्थिति को देखते हुए बुदबुदाया, ये परेशानी वाली बात है। वह अपने लिए चिंतित नहीं था बल्कि स्कारलेट विच के लिए चिंतित था। तभी सभी रेड आर्मर्ड वॉरियर्स ने एक साथ घोषणा की, 5वां परीक्षण प्रारंभ, और तुरंत अपने अपने जादुई हथियारों के साथ आरव पर टूट पड़े। मारो। ऐसे ही बने रहो, बस इसी वीक की और बात है। इसके बाद आपको प्रॉपर हम लोग अपना प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं, उसके बाद आपको देखने मिल जाएगा, और ऐसे ही हम लोग देते रहेंगे इस पे एपिसोड्स को। आपको टेलीग्राम इस समय तो कुछ इशू की वजह से नहीं आ रहा है। इंडिया में इस समय बंद कर दिया गया है। अप्रॉक्स 22 जून को चालू होगा, तो 22 जून को आपको टेलीग्राम फिर से डाउनलोड होने को मिलेगा। नीट के पेपर की वजह से नहीं चल रहा है इस समय, और जिनको प्रॉब्लम हो रही है तो वेट करें कृपया 22 तारीख तक। और हमारा टेलीग्राम का नाम है शैडो FM। ग्रुप के 2 ग्रुप हैं, 4000 प्लस सब्सक्राइबर है और एक है 1200। तो बाद में सर्च करके आपको मिल जाएंगे ग्रुप्स हमारे, और आप लोग को एप्लीकेशन की लिंक भी मिल जाएगी। तब तक मैं यहीं पर अपलोड करता रहूँगा डेली का।